नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के YouTube चैनल पर। आज की हमारी चर्चा डिपेंड कर रही वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पर। आप कहेंगे सर ये इस पर वीडियोस पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, लेकिन आज की वीडियो खास ये है, जो 2 पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए, आज हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा ये चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी एनसीईआरटी की इंक्लूडेड होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के चैप्टर का। दो इलेक्ट्रॉन लिए गए और दो इलेक्ट्रॉनों को जब पास लाया गया, क्लासिकल फिजिक्स में तब तक केवल गुरुत्वाकर्षण बल खोजा गया था। तो मामला ये था कि सर जब इनको पास लाए तो ये पास आने को राजी नहीं हो रहे थे, इनके बीच में रिपल्सन लग रहा था। और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये पता चला कि जो इनके बीच का प्रतिकर्षण बल है वो इनके बीच में करने लगने वाले आकर्षण बल जो कि इनके द्रव्यमानों के कारण लग रहा था, उनकी तुलना में 10 के पावर 36 गुना था, यानी कि लगभग 10 के पावर 36 टाइम्स। ठीक है, तो ये 10 के पावर 36 गुना है किसका? इनके आकर्षण बल का। ठीक है, जो प्रतिकर्षण था। तो इसने सबको हिला कर रख दिया कि सर प्रतिकर्षण बल कहां से आ गया। हम तो यही जानते थे कि द्रव्यमान के कारण कुल आकर्षण होता है, पर आज के लिए ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि आज आप वैद्युत बल जान चुके हैं, लेकिन तब के लिए बड़ी बात थी। तो बाद में इसका काज क्या पता चला कि ये जो प्रतिकर्षण बल है यह था वैद्युत बल, और जो आकर्षण बल था वो था हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वैद्युत बल है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। अब सवाल ये उठा कि सर ये वैद्युत बल किन कारणों से उत्पन्न होता है, क्योंकि आकर्षण बल तो हम जानते हैं द्रव्यमानों के कारण होता है, तो प्रतिकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब था आवेशों के कारण। अभी आवेश है क्या, अगर कोई हमसे पूछ बैठे कि सर आवेश हम किसे कहेंगे, तो इसके लिए आइए चर्चा करें। आवेश क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसके द्वारा यह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उसको महसूस भी। अगर एक नॉर्मली रखा हुआ स्थिर चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड महसूस होगा। ठीक है, उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और अगर ये चलने लगे, ठीक है, अगर ये चलने लगे तो अपने साथ साथ यह चारों तरफ इस तरीके से उत्पन्न कर लेगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर लेगा। यानी कि सारी कहानी क्या है कि अगर आपके पास आवेश है तो आपसे वैद्युत क्षेत्र भी प्राप्त किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी। इसके अलावा अगर आप प्लस क्यू हैं और आपके पड़ोस में कोई प्लस क्यू आने की चेष्टा करे तो ऐसा होगा कि आप प्रतिकर्षण बल उसके ऊपर लगाएंगे अपने से दूर। लेकिन अगर यहीं पर माइनस चार्ज आपकी तरफ आने का प्रयास करे तो आप उसको उल्टे खींच लेंगे जल्दी से, क्या जो भैया तुम्हारी ही जरूरत थी। यानी कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह विशेष गुण है जिसके द्वारा हम वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र को पैदा भी कर सकते हैं और उसे महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आवेश हो गया हमारा। अब सवाल ये था कि सर ये आवेश कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका व्याख्या हुआ 1750 में ब्रेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आवेश प्रकार होते हैं? तो जवाब है सर धनात्मक, और दूसरा कैसा है? ऋणात्मक। ठीक है, दूसरा ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, अब ये कैसा है कहानी इसमें? तो जवाब, अगर दो तत्व हम ले लें ए और बी, अगर ए वाला बी को कुछ दे दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस। अगर दो इलेक्ट्रॉन दिया तो दो प्लस आएगा। ठीक है, अगर सामने वाले ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर दो माइनस आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने से प्लस और इलेक्ट्रॉन लेने से माइनस। जैसे मैंने मान लो किसी ने कहा ए ने 3 इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या प्लस लगा दिया? प्लस। और बी ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर कितने माइनस लगा देंगे हम? 3 माइनस। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे की कहानी में। तो कहानी आगे की ये है कि सर आवेशों का गुण क्या होता है, ये थोड़ा समझाइए कि आवेशों के अंदर कैसी टेंडेंसी होती है। तो अगली हेडिंग हमारी है आवेशों का गुण। बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। पहला नियम कहता है अगर सजाती का मतलब दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा मित्रों। ठीक है, वे एक दूसरे से दूर भागने की चेष्टा करेंगे। और अगर विजाती हो गए, ठीक है, अलग अलग बिरादरी के हो गए, ठीक है, तो उस स्थिति में प्लस माइनस या माइनस प्लस होंगे, और तब उनके बीच में कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो पहला सजातीय तो प्रतिकर्षण, यानी कि प्लस प्लस, माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण,
विजातीय प्लस माइनस माइनस प्लस तो आकर्षण, अलग अलग स्वभाव के तो आकर्षण होगा। दूसरा खासियत थी कि उन्होंने कहा योज्यता। अब ये योज्यता क्या है? अगर हमारे पास कोई पदार्थ है या तत्व है, उसके ऊपर मैंने देखा कहीं प्लस Q1 चार्ज है, कहीं प्लस Q2 चार्ज है, कहीं प्लस Q3 चार्ज है, कहीं माइनस Q4 है, कहीं माइनस Q5 है, इस तरीके से चार्जेस हैं n तक। और हम पूछे सर इस पर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश कितना आप बताना पसंद करेंगे? तो जवाब होगा सभी को जोड़ लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन करते हुए क्या Qn। अगर ये प्लस है तो प्लस साइन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे बीच में देखिएगा मैंने माइनस Q4 लगाया है तो माइनस लगाइए, अगर माइनस Q5 है माइनस Q5 लगाइए एंड सो ऑन, लास्ट में Qn। यानी कि किसी भी पदार्थ पर कुल नेट आवेश कितना अगर कोई पूछ बैठे तो इसका जवाब बहुत ही आसान है कि जितना भी उसके पास आवेश हैं, उसके कणों के अलग अलग जितने आवेश हैं कणों पर अलग अलग, उन सभी का आवेश इकट्ठा जोड़ लीजिए, इसी को हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं। अगर हम दान करते हैं आवेशों का, लेन देन करते हैं तो कैसे करते होंगे? तीसरा पॉइंट हमारे बताता है, जैसे ए ने किसी को दिया होगा तो क्या आपने सुना है ऐसा कुछ कि उसने आधा इलेक्ट्रॉन दिया होगा, या आपने ऐसा सुना है कि उसने 5 सही 1/3 इलेक्ट्रॉन दिया होगा? जवाब है सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी लेन या देन कुछ भी हो रहा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दिए जाएंगे या तो पूर्ण रूप से लिए जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी, यानी कि कंप्लीट नंबर में होगी। लेन देन केवल पूर्णांक में ही संभव होगा। इसीलिए अगर पूछे कोई कि मान लें हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो आप 2 बार ही जोड़ लीजिए, और अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो 3 बार ई जोड़ लीजिए, अगर आपने n बार इलेक्ट्रॉन दिया तो ऐसे n बार ई जोड़ लीजिए, अगर आपने लिया है तो माइनस ई इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस ई इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या बता रहा है कि आपने लिया है। ठीक है, ऐसे n बार कर लेंगे तो जवाब आएगा सर Q की वैल्यू अब हो जाएगी Q बराबर प्लस NE, और यहां पर आ जाएगा Q बराबर माइनस NE, यानी कि Q इक्वल टू, हम शॉर्ट में कह सकते हैं दोनों को मर्ज कर रिजल्ट प्लस माइनस NE, यानी कि Q के पीछे Q की वैल्यू जो आएगी वो इलेक्ट्रॉनों का एक पूर्णांक गुणक आएगी, चाहे यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ऐसा कुछ होगा। यहाँ 1.5 2.5 या 3.5 ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप आराम से समझ गए होंगे। और प्लस बताएगा कि आपने इलेक्ट्रॉन दिया और माइनस बताएगा कि आपने इलेक्ट्रॉन लिया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है कोई पूछेगा तो जवाब है सर 1.6 इंटू 10⁻16 कूलाम, और यही आवेश हमारे प्रोटॉन पर भी होता है। या हम नॉर्मली कह दें कि सर यहां पर हम ऐसे प्लस प्लस लगा देते हैं समझाने के लिए, सॉरी एक मिनट, ये तो माइनस है, ऊपर वाले पर हम लोग प्लस प्लस लगा दें, ये समझने के लिए कि हम पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये समझने के लिए क्लियर हो रहा है। तो अब कहानी इतनी है कि अगर कोई पूछे ई प्लस पर भी कितना चार्ज है तो जवाब है इतना ही चार्ज है। ठीक है, अब आते हैं इसी आधार पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, अभी आवेशों के गुण में एक गुण और है उसे भी देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन है हमारा उसे हम लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आवेशों का संरक्षण नियम। अगला गुण आवेशों का संरक्षण नियम, क्या कहता है ये नियम, आइए इसको भी समझ लिया जाए। ठीक है, आवेशों का संरक्षण नियम कहता है कि ना तो हम आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेशों का समापन कर सकते हैं, मतलब खात्मा नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह पूरे निकाय पर नेट आवेश फिक्स रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कहना गलत होगा। आप आवेश उत्पादन भी कर सकते हैं, Na को Na प्लस बना सकते हैं, Cl को Cl माइनस बना सकते हैं, यानी कि उस पर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, उन आवेशों को नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन नेट आवेश पर आपका कोई इख्तियार नहीं है। यानी कि मैं ऐसे अगर बोलूं तो कहूंगा किसी निकाय पर नेट आवेश के मान में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी निकाय के आवेश नेट आवेश पर हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो प्रारंभिक आवेश होगा वहीं बाद में भी होगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम लेंगे युग्म उत्पादन का एग्जाम्पल लेकर। कहेंगे सर जी ये युग्म उत्पादन क्या है, तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। युग्म उत्पादन में एक गामा हमने लिया, गामा कण जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और जब इससे युग्म निकाला यानी कि इसको तोड़ा तो हमें एक ई प्लस और एक ई माइनस मिला। इधर भी देखिए अभी आवेश 0 है, और अगर उस तरफ भी देख लें तो आवेश आपका अभी नेट आवेश अगर हम टोटल पूछे तो क्या होगा 0, यानी कि उत्पादन के पहले और उत्पादन के बाद भी हमारे आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला है युग्म विनाशन, इसी का उल्टा एग्जाम्पल भी ले लीजिए।
आप एक इलेक्ट्रॉन लिए और एक पॉजिट्रॉन लिए, प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन लिए, और जब इनको मिलाया तो हमें गामा मिल जाता है। ठीक है, अभी भी मैं पूछूंगा यहाँ नेट आवेश कितना है, 0, यहाँ कितना है, 0, लेकिन अलग अलग देखें तो लग रहा है सर कुछ आवेश है, कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। तो सेंस यही है कि मतलब पूरे सिस्टम पर नेट आवेश की वैल्यू हमारी चेंज नहीं करती है। तो उम्मीद कर रहा हूं मित्रों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक की तरफ चलेंगे, कहानी देखेंगे कि कहां से इसका शुरुआत हुआ हमारा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने के लिए हम चलते हैं 600 बीसी में, थेल साहब के जमाने में, ग्रीक में। ठीक है ग्रीक में क्या हुआ, कई बार देखा गया कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जा रहा था तो उसमें पदार्थों के अंदर कुछ विशेष लक्षण आ जा रहे थे, जिसके अंतर्गत वो दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, और ये जो प्रयोग हुआ वो सबसे पहले एम्बर के टुकड़े के साथ हुआ। ठीक है, सिल्क से जब किसी एम्बर के टुकड़े को रगड़ा गया, ठीक है, एम्बर के टुकड़े को जब किसी सिल्क रॉड से रगड़ा गया तो क्या पाया गया कि ये चीजों को, ठीक है, सिल्क के रुमाल से रगड़ा गया तो ये छोटी छोटी चीजों जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अब इस एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पर ख है शब्द, ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्मली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के की जगह जो आप क बोल रहे हैं वहां ख है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बोला जाता था। अब ये एम्बर का यह जो गुण जिसके कारण वो चीजों को आकर्षित कर रहा था, उसके नाम के अनुरूप उसे इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया गया, जिसे आपने हिंदी में वैद्युतिकी कहा। ठीक है, वैद्युतिकी कहा। ठीक है, तो ये जन्म हुआ हमारी वैद्युतिकी का। कहां से उत्पन्न हुआ, एम्बर के नाम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वैद्युतिकी। अब यहां पर जो हमको मिल रहा था बल प्राप्त हो रहा था इसको छोटे छोटे चीजों को अट्रैक्ट करने का, इसको हम लोगों ने एक और भी नाम से जाना, उसे बोला गया घर्षण स्थैतिकी। घर्षण स्थैतिकी क्यों कहा गया ये, तो जवाब है सर यहां हम रगड़ ही तो रहे हैं, और रगड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, तो इसलिए इसके नाम में घर्षण लगा। और स्थैतिकी शब्द क्यों, सॉरी वैद्युतिकी शब्द यहाँ पर यूज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कारण में इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन था, यानी कि चार्जों का लेन देन था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, घर्षण वैद्युतिकी। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, वो है हमारा स्थिर विद्युत। एक और नाम दिया गया इसे, स्थिर विद्युत। क्यों दिया गया ये नाम स्थिर विद्युत, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेन देन हो रहा है पर ये जो आवेश है वो किसी भी पदार्थ या वस्तु के ऊपर स्थिर रहते हैं, मतलब वो हिलते डुलते नहीं। कहने का मतलब ये यहाँ पर है, इस पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये यहाँ से डिंग डोंग नहीं कर रहा, अपनी जगह रुका हुआ है, और इसके नाते इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इसको स्थिर विद्युत भी कहा गया। ठीक है, तो इतने नाम है इसके। अन्य कुछ प्रयोग और भी हम देख लेते हैं जिससे बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी हमारी। हम अगर कोई ले लें सिल्क का रुमाल, ठीक है, यहाँ पर सिल्क का एक रुमाल ले लिया हमने और इससे एक ग्लास रॉड को रगड़ा, ठीक है, तो देखा गया कि इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक और हम सिल्क का टुकड़ा लिए होते, ठीक है, और उसको भी अगर हम ग्लास रॉड से रगड़ते तो ऑब्वियस उसके ऊपर भी क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। इसी तरीके से देखिएगा, एक बार और भी एक प्रयोग कर लेते हैं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल ली जाए, ठीक है, उससे भी हम ग्लास रॉड को रगड़ते हैं, और एक और बिल्ली की खाल ले लेते हैं, ठीक है, कोई कमी तो है नहीं बिल्ली की, ठीक है, जहां भी देखो म्याऊं म्याऊं, ठीक है, तो रगड़ लेते हैं तो पाया जाता है इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब जब इनको आसपास लाते हैं तो क्या पाते हैं कि एक दूसरे को, ये दोनों रॉड एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। अब इनकी बिरादरी देखिए, दोनों ही सिल्क से उत्पन्न हुए थे तो उसकी बिरादरी सेम थी, प्रतिकर्षण था। दोनों बिल्ली की खाल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनके बीच में भी सजाती होने के नाते प्रतिकर्षण दिखा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों को पास लाया, यानी कि एक रॉड लिया सिल्क से रगड़ा हुआ और एक लिया बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ, तो इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। यहां से कहानी क्लियर हुई थी कि हमारे पास आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, अब चलिए ये आवेश कैसे आ जाते हैं इस पर भी एक चर्चा कर लें थोड़ा सा, किस किस तरीके से हम किसी भी चीज पर आवेश ला सकते हैं। तो आवेश को लाना यानी कि किसी भी चीज पर आवेश उत्पन्न करना, चाहे प्लस लाना
चाहे उसके ऊपर माइनस लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन। किसी को आवेशित कर देना ही क्या कहलाता है? आवेशन। तो ये कैसे कैसे हो सकता है? पहला काम है घर्षण, यानी कि रगड़ कर। अगर हम दो चीजों को रगड़ रहे हैं आपस में, ए और बी को आपस में रगड़ रहे हैं, तो अगर एक के ऊपर माइनस आएगा तो दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस। और अगर इस पर आपका प्लस आया होता, देख लीजिए ये होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर प्लस आ गया होगा तो ए पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? रगड़ने पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा उसके ऊपर प्लस आ गया होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसके ऊपर माइनस आ गया होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक। दूसरा विधि क्या है हमारा? सेकंड विधि हमारी है चालन। ठीक है, ये चालन क्या है? इसमें क्या करेंगे, अगर एक आवेशित वस्तु कोई ले लें जिस पर बहुत सारा चार्ज है, मान लेते हैं आवेशित, और एक अनावेशित ले लें रॉड, ठीक है, इन दोनों को संपर्कित करा दें तो क्या होगा? कॉमन सेंस है कि यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फ्लो कर लेंगे उधर की तरफ। क्यों? इधर धनात्मक चार्ज का दाब अधिक है, उधर चार्ज ही नहीं है, यानी कि उधर न के बराबर है, कम है, यानी कि इधर कुछ V है तो उधर कह दे 0। इधर प्रेशर अगर P है तो उधर प्रेशर 0 है। और आप जानते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाह होता है, तो यहाँ आवेश उच्च दाब की तरफ से निम्न दाब की तरफ जाने लगेंगे और ये भी कण हमारा क्या हो जाएगा, या दूसरा पदार्थ भी क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा केस समझते हैं, प्रेरण। इस प्रेरण में क्या होता है? ठीक है, प्रेरण में क्या होता है? तो जवाब है कि सर जी प्रेरण में बहुत ही छोटा सा काम है। हम एक चार्ज पार्टिकल ले लिए और इसे एक अनावेशित चीज के पास लाए, केवल पास लाए, यहां तक लाए। ठीक, तो क्या हुआ होगा? जवाब है सर कोई भी अनावेशित है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास आवेश नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम प्रारंभ में बात करें तो इसके पास प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कुछ सिस्टम है जो छितराया हुआ है, जितना प्लस उतना माइनस। लेकिन ये जैसे जैसे इसके पास लाएंगे तो हम ये पाएंगे कि प्लस वाला प्लस को रिपेल करता है, यानी कि प्रतिकर्षित करता है, जबकि माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो इसके पास आने पर, इस गोले के पास आने पर क्या होगा? हमारा जो सारा माइनस है वो प्लस को देखकर कहेगा भैया ये तो आ गया अपना, जिससे अपना पटता है, तो इस कोने पर माइनस जुड़ जाएंगे और उस कोने पर क्या हो जाएंगे? प्लस। इस सिस्टम से आपका ये सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, उधर वाला क्या हो जाएगा? धनावेशित। बहुत बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ माइनस लिए होते तो क्या होता? तो जवाब, अगर आप माइनस लेते तो अभी ऐसे ये किसको बुलाता? प्लस को अपनी तरफ बुलाता, और जब प्लस को इधर बुलाता तो उधर कैसा कलेक्शन हो जाता? माइनस का हो जाता। तो इस बार प्लेट का ये सिरा हमारा धनावेशित, उधर वाला क्या हो जाता? ऋणावेशित हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों हेडिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा 1.11वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सवाल है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 के पावर -7 के ऋणावेश से आवेशित किया पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का ट्रांसफर भी हुआ है, यानी कि स्थानांतरण भी हुआ है? तो आइए देखिए जरा, एक ऊन हमने लिया और ऊन से क्या किया? पॉलीथीन को रगड़ा। अब पॉलीथीन के ऊपर आ गया -3 गुणे 10 के पावर -7 का आवेश आ गया, क्यू आ गया। ठीक, तो सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि इस माइनस से आप क्या समझते हैं? इस माइनस का मतलब ये हुआ कि माइनस उसी के ऊपर आता जो आवेश को ग्रहण करता, ले लेता है। ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर माइनस इसलिए होगा क्योंकि ऊन ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और देने के नाते अगर इस पर पूछ ले कितना आया होगा तो +3 गुणे 10 के पावर -7, क्योंकि ये पॉजिटिव, जितना देगा उतने तो ये लेगा माइनस। ठीक है, अभी फिलहाल हमसे सवाल ये है पहला, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितने इसके ऊपर गए, कितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आए? तो Q का फॉर्मूला हमारा होता है N इंटू ई, इसको नीचे भेज देंगे, N बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई ई। ये 3 इंटू 10 के पावर -7, ई का मान 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ये काटेंगे 1 0, फिर काटेंगे 16 का में 16 और 140 हमारे पास बच जाएगा। तो इसे हम लगभग 7 बार ले जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे 1.7, 10 के पावर -19 धन 19 हो जाएगा, में से 7 जाएगा 10 के पावर 12। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफरिंग हुआ। अब सवाल उठा कि सर क्या संहति का भी ट्रांसफर हुआ? संहति का मतलब द्रव्यमान से है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो अपने साथ द्रव्यमान भी तो ला रहा होगा, दूसरा भी आ रहा होगा तब भी ला रहा होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने आए हैं? तो जवाब है सर इतने।
एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो n इलेक्ट्रॉन का भार, अगर मैं पूछूं n इलेक्ट्रॉन का भार कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जी n की वैल्यू दिया है 1.7 इंटू 10⁻12 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कितना भार बढ़ा। ये दोनों जो गुणा होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप जरा गौर करिए जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻19 किलोग्राम मिलेगा। और -19 बार जब इधर जीरो लगाएंगे तो आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान बढ़ गया कि ये लगभग भी बोलना गलत होगा, शून्य ही है। यानी कि द्रव्यमान का ट्रांसफर तो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है सर कि इसके ऊपर सेहत पर कोई असर बहुत ज्यादा हमको दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं ये हेडिंग आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। अभी तक तो हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश कैसे कैसे होते हैं ये पढ़ लिया। अब हमें देखना ये है, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा कूलाम बल क्या है। मतलब अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि दो आवेश किस मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो चलिए अब अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा आगे का कहानी। तो देखिएगा जरा अगला, कूलाम बल। ये हमें बताएगा कि दो आवेश कैसे एक दूसरे को कितने बल से अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। अगर एक आवेश हमारे पास Q1 हो, एक आवेश हमारे पास Q2 हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला बल डिपेंड करता है डायरेक्टली Q1 पर, यानी कि जितना आवेश बढ़ेगा Q1 या Q2 पर, दोनों ही में से कोई भी जितना भी बढ़ेगा उतना ही हमारे बल को बढ़ाएगा, और दूरी जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा बल घट रहा था। तो 1/r² पर ये डिपेंड था। अब इन तीनों को जब मर्ज किया गया तो ये बना F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। बाद में प्रयोग के जरिए एक बैलेंस साधा गया और यहाँ पर आगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/4πε0 का उपयोग हुआ। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर F बराबर क्या हमारा फॉर्मूला में मिला, कूलाम बल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है सर कि ये साइलेंट जीरो क्या है। तो जवाब है सर ये है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इकट्ठे अगर हम ले लें 1/4πε0 तो ये याद करना आसान है हमारे लिए। इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये टोटल की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि साइलेंट जीरो पर भी हमसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि साइलेंट जीरो की बीमीय क्या है। ठीक है, साइलेंट जीरो का यूनिट क्या है। तो आइए देखते हैं, धीरे धीरे जरा बातों को समझते हैं। यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, साइलेंट जीरो पर थोड़ी सी बहस कर ले। आप साइलेंट जीरो को इधर बुला लें और F को नीचे भेज दें तो आपको मिलेगा साइलेंट जीरो बराबर 1/4π और आगे F Q1 Q2/r²। अब बताइए जरा, 1/4π विमीय विहीन राशि है, उसका कोई मतलब नहीं। बल को किसमें नापते हैं आप, न्यूटन में। इसको किसमें नापते हैं, चार्ज को, कूलाम में। पड़ोसी भी कूलाम ही है तो ये भी कूलाम हो जाता। आर है, आर को हम दूरी बोलते हैं, दूरी किसमें नापते, मीटर में, तो ये हो जाता मीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें मिला था कि कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन, ठीक है, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा, विमीय सूत्र के लिए बहुत ही आसान काम। सबसे पहले हमारे पास न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा, न्यूटन का यानी कि बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2। आवेश लटका दिया, सर आवेश के लिए याद करिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है I बराबर Q/t। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। I की वैल्यू कितनी, एम्पियर में। ठीक है, समय का t में। अब याद कर लीजिएगा, एक बल और एक आवेश। बल का कितना mL/t-2, आवेश का कितना 80। तो यहाँ देखिए जरा, एक आवेश है तो 80, एक पड़ोस में भी दूसरा आवेश है तो 80, और नीचे दूरी है, दूरी को हम लिखते हैं लेंथ के हिसाब से तो L²। अब बताइए कितना आ गया, तो ऊपर A² T², नीचे थोड़ा देख लें m, ये दोनों मिल जाएगा तो L³ T⁻²। ठीक है, अब इनको इकट्ठे ऊपर पहुंचा दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा A² T⁻+2 -2 मिलकर ये माइनस ऊपर जाएगा तो +2 T⁻4, m ऊपर जाएगा
तो m के ऊपर 1 था, ऊपर आकर m के पावर -1, l ऊपर जाएगा l के पावर -3। ये आ गया इसका विमीय सूत्र। तो उम्मीद करते हैं यहां तक मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है सर कि ये बताइए कि जरा यहाँ पर अगर हम बात ये करें कि सर इसके बीच में कोई माध्यम भर दें, ठीक है, इसके बीच में कोई माध्यम भर दें जिसका परावैद्युतांक k हो, ठीक है, तो इस सूत्र में क्या परिवर्तन होगा? तो जवाब होगा ये हो जाएगा सर 1/4 पाई साइलन 0 k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब अगर कोई पूछे ये पूरा क्या कहलाएगा तो कहेंगे सर इसको हम साइलन बोलते हैं और ये होता माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब बार बार ये विद्युतशीलता जो आ रहा है इसी को कभी कभी पारगम्यता भी लिखा रहता, पारगम्यता भी लिखा रहता है। ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यह पारगम्यता ये क्या बताता है? तो जवाब है किसी माध्यम से आवेश कितना हद तक रिस्ट्रिक्टेड है, कितना उसको रोक मिलेगा आगे बढ़ने से, रोकेगा ये माध्यम, इसी सीमा की माप क्या कहलाता? हमारा माध्यम की विद्युतशीलता। अगर वहां पर हमने लिखा तेल की तो मतलब इसका सेंस हुआ अगर तेल यहाँ रखा है तो इलेक्ट्रॉन ये जो आवेश है वो किस दर से अंदर जाने से रोका जाएगा, इस सीमा को माप लेंगे तो वह तेल की विद्युतशीलता। निर्वात के लिए भी यही बात है कि अगर निर्वात में किस तरीके से गतिमान हो पाता अंदर जाने के लिए, उसे हम लेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये होता आपका किसी भी आवेश को रोकने की सीमा जो है वही क्या कहलाती है? हमारी विद्युतशीलता या पारगम्यता। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कूलाम बल के वेक्टर रूप को देखते हैं। हमारे पास एक आवेश है QA, दूसरा है हमारे पास QB, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। अब देखिए अगर ये इसके ऊपर कूलाम बल लगाएगा, B वाला इसके ऊपर कूलाम बल लगाएगा तो A वाला भी इसके ऊपर कूलाम बल लगाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि तुम हमको ढकेलोगे तो हम तुमको ढकेलेंगे, तुम मुझको खींचोगे मैं तुमको खींचूंगा। तो जितने बल से ये इसको ढकेल रहा है उतने बल से ये भी ढकेल रहा होगा। अब इसी बात को हम वेक्टर से समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर इस पर B बल लगा रहा है A पर तो इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे FAB। यहां पर इधर से पढ़ेंगे B द्वारा A पर लगा बल, क्या लिखेंगे? B द्वारा A पर लगा बल, A पर लगा बल, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे FAB। ऊपर देखिएगा F, ये A वाला B पर लगा रहा होगा तो इसे लिखेंगे FBA, मतलब इधर से पढ़िए A द्वारा B पर लगा बल, A द्वारा B पर लगा बल, B पर लगा बल। अब इसको अगर फॉर्मूला दे दें तो हो जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 QA QB और नीचे लगाएंगे R स्क्वायर। आगे आपको R कैप लगाना चाहिए। R कैप का मतलब R की दिशा में, R की दिशा में। अब इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करेंगे। देखिएगा इसी R स्क्वायर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर R वेक्टर लिखिए, AB लिखिए, इधर से इधर आ रहे हैं, सॉरी BA लिखिए, B से A आ रहे हैं, ठीक है, इस पर मॉड लगा कर क्या लगा दीजिए? होल स्क्वायर। ठीक है, ये वही सेम चीज है। और R वेक्टर के लिए कोई बहुत तीर थोड़े मारना है। R कैप के लिए आप जानते हैं इकाई सदिश की परिभाषा अपने फर्स्ट ईयर हाई स्कूल में, सॉरी फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी कि A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A होता है। फिर से देखिएगा A कैप का मान होता है A वेक्टर बटा मॉड ऑफ A। उस हिसाब से अगर हम वहां पर हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? जवाब होगा सर FBA बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई साइलन 0 QA QB अपॉन R BA मॉड का होल स्क्वायर, और R कैप के जगह सेम उसी तरीके से R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर BA भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें मिल गया फॉर्मूला कि FBA बराबर 1/4 पाई साइलन 0 QA QB अपॉन R BA, और यहाँ देखिएगा मॉड लगा स्क्वायर, यहाँ बिना स्क्वायर का सिंगल घात का क्यूब आ जाएगा, और आगे R के नीचे क्या लगा देंगे हम? B। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इधर से इधर के लिए निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? उसे आपको बता चुके AB। और इसी पैटर्न पर देख लीजिए क्या लिखा जाएगा? 1/4 साइलन 0। चार्ज तो बदल नहीं रहा, आवेश बदल नहीं रहा, तो अच्छी बात है सर, यहाँ भी हम AB लिख लेंगे उसी स्टाइल में, और यहाँ पर RBA। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हम सभी ने पढ़ा है वेक्टर नियम में कि अगर हम A से B जा रहे हैं, ठीक है, तो इसे AB लिखते हैं, और अगर B से A आ रहे हैं तो क्या लिखते हैं? BA लिखते हैं। अब इसमें देखिएगा इधर से इधर गए तो AB लिखते हैं, इधर से इधर आए तो BA लिखते हैं। दोनों के परिमाण बराबर होते हैं पर मैग्नीट्यूड
सॉरी उनके परिमाण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन उल्टा। तो इसीलिए बीओ को कोई लिखना चाहे तो ए बी लिखकर यहाँ क्या लगा सकता है, माइनस। बाकी परिमाण वाले मैटर में आप ये वैसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई बता रहा, बी से ए की दूरी या ए से बी की दूरी को दर्शा रहा। तो इसके जगह आप लिखना चाहें तो आर बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई ये दर्शा रहा। केवल ये वाला जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ आर ए बी हो जाएगा, सॉरी आर, एक मिनट, यहाँ ए बी होना चाहिए था, सॉरी मित्रों, ए बी के जगह क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा माइनस के साथ। अब आप ये माइनस अगर आगे लगा दें तो आप क्या देखेंगे कि सर इसकी वैल्यू हूबहू 1/4 साइन 0 क्यू बी आर बी ए का होल क्यूब मॉड का होल क्यूब, फिर माइनस बाहर कर ही लिया, आर बी ए सेम आएगा यानी कि एफ बी ए आएगा, और साथ में माइनस के आगे आने के नाते माइनस लग जाएगा। यानी कि इनडायरेक्ट में हम कह सकते हैं कि ए बी पर जितना बल लगाएगा बी भी उस ए पर उतना ही बल लगाएगा, लेकिन बल की दिशाएं एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत। अगर ये इधर लगा रहा है तो ये वाला इधर से लगाएगा। क्लियर हुआ? कहीं ना कहीं हमें न्यूटन नियम का ही यहां पर सत्यापन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं जरा, अध्यारोपण सिद्धांत। बल पर अध्यारोपण सिद्धांत क्या है ये अध्यारोपण सिद्धांत, आइए इस पर गौर करें। अगर हमारे पास एक आवेश है क्यू ए, ठीक है, और उसे Q1 Q2 ऐसे करते हुए Qn ने घेर लिया है, ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया है। अब सवाल उठेगा कि क्यू ए पर कितना बल लगेगा, तो कहेंगे इस पर बल Q1 भी लगाएगा, इस पर बल Q2 भी लगाएगा, इस पर बल Qn भी लगाएगा। सर सभी इस पर बल लगाएंगे तो कुल बल कितना होगा, कहेंगे सर जी कुल बल जो होगा नेट बल वो होगा 1 के द्वारा ए पर लगा बल, 1 के 2 के द्वारा ए पर लगा बल, ऐसे ही n के द्वारा ए पर लगा बल। तो इसे हम लिख सकते हैं F, क्या लिख सकते हैं, F A1 यानी कि 1 के द्वारा ए पर, फिर F A2 2 के द्वारा ए पर, फिर F3 A3 और ऐसे ही लास्ट में F n के द्वारा ए पर। ये हमारा हो गया। इसी सिस्टम को हम लोग या इसी रिजल्ट को हम बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं, यानी कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगा कुल नेट बल का मान ही हमारा क्या कहलाता है, बल का अध्यारोपण सिद्धांत। बाकी आप वैल्यू लिखने में अब होनहार हो चुके हैं, जरा बताइए इसे लिखना ही होता तो आप क्या लिखते, 1/4 पाई साइन 0 क्यू ए Q1 अपान आर, फिर क्या लगा देते हैं यहां पर A1 का होल क्यूब और आगे लगा देते हैं आर वेक्टर A1। ऐसे ये वाला लिख लेते हैं 1/4 पाई साइन 0 QA और यहाँ पर Q2 नीचे लगाते मॉड ऑफ RA2 का होल क्यूब, फिर RA2 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपका अंतिमो आ जाता 1/4 पाई साइन 0 QA फिर QN अपॉन मॉड ऑफ RAN लगाकर क्यूब और फिर यहाँ पर RAN। ठीक है, अब इसी को अगर आप समेटना चाहें तो सिग्मा भी लगा सकते हैं, सिग्मा लगा लीजिए, 1/4 साइन 0 बाहर कर लीजिए, QA बाहर कर, सॉरी Q1 बाहर कर लीजिए। अब बताइए बदलने वाली चीज क्या है, एक तो ये एक ये। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर आपका A है, QA है, सॉरी QA बाहर आ जाएगा। क्या बदल रहा है आपका, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1 है, अगली बार यही 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ n है और n है। तो सिग्मा लगाकर हम कह सकते हैं सर यहाँ QI कर दीजिए, नीचे RAI कर दीजिए और यहाँ पर भी आप RAI कर दीजिए और I बराबर रख दीजिए 1 से लेकर n तक। अब इसमें एक बार 1 लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, जब I बराबर 2 लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और जब n कहेंगे तो यहाँ n आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आराम से प्रसार पूरा मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हों। अब इसी पर आधारित सवाल हमारे पास कुछ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1.1। ठीक है, पहला सवाल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित चार्ज, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, QA है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, QB यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए हैं,
तो उनके बीच कितना बल लगा होगा, ये हमारा पहला सवाल है। तो जवाब है सर, पहले तो इसको मीटर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 30 बाई क्या कर देंगे 100, ताकि ये मीटर बन जाए। ये पहला हो गया हमारा काम। क्यू ए क्यू बी क्लियर ही है, तो हमारा बल हुआ 1/4 पाई साइलन 0 क्यू ए क्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये आर का काम कर रहा है आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू सीधे सीधे 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए का मान 2 गुणे 10⁻⁷, क्यू बी का मान 3 गुणे 10⁻⁷, और नीचे 3 बटा क्या लगा दिया 10। इस 3 ने 3 को काटा, आगे हो गया आपका 9 दूना 18, ये दोनों निपट गए। और 10 के पावर 9, 10 के पावर -7, 10 के पावर -7, 10 के पावर -14, ये 10 भी ऊपर आ गया, 10 के पावर 1, तो 9 1 10, -14 से अगर निकाल दिया जाएगा तो 10 के पावर -4 आ जाएगा, और आगे क्या लगा सकते हैं हम न्यूटन। तो 18 इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन, या आप अगर यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ +1 बढ़ा देंगे, 1.8 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन। अगला क्वेश्चन हमारा है 1.2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 1.2। 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, ठीक है, एक गोला हमारे पास है QA जिस पर है 0.4 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब आपको मालूम होगा, इस चिन्ह का मतलब 10 के पावर -6। ठीक है, ये होता है। एक अन्य आवेश है QB जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर हाँ ये पता है कि ये QB इस A पर, यानी कि AB फोर्स जो B A पर लगाएगा उसकी वैल्यू हमें मालूम है, वो हमको दिया हुआ है सर 0.2 न्यूटन दिया है। ठीक है, अब आगे की कहानी ये लिखा है, यदि दूसरे गोले पर, अच्छा दूसरे गोले पर चार्ज दिया है, सॉरी 0.8 माइक्रो कूलम है, यानी कि 0.8 इंटू 10 के पावर -6 कूलम है। तो कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सॉरी सर आर निकालना था आपको। ठीक है, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब मुझबानी, दूसरा गोला भी पहले के बराबर ही बल लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में, जैसा कि आप वेक्टर रिजल्ट से देख चुके हैं। तो हमें केवल क्या करना है अभी फिलहाल, F = 1/4 साइलन 0 QA QB बाई आर स्क्वायर लगा देना है। F की वैल्यू दिया 0.2 लिख दिया। इस पूरे का सिस्टम का सीधे सीधे मान 9 इंटू 10 के पावर 9 है। QA की वैल्यू हमारी 0.4 इंटू 10 के पावर -6 है। QB की वैल्यू 0.8 इंटू 10 के पावर -6 है। अपॉन में क्या लिखा है आर स्क्वायर, और आर ही स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहां से देखिए ये 2 बार में इसको काट देगा, कहानी खत्म। 9 दूना 18, इसको इधर भेजिएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 दूना 18, 18 का फिर हम 8 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा हम समझदारी कर लेंगे, इससे हटाकर 10 के पावर -1 लगा लिया। ठीक है, अब ये 9 दूना 18 और उधर 8 है, तो मैं लिख रहा हूं 9 गुणे 8 दूना 16। अब इधर देखिए 10 पर 9, 10 पर -6, 10 पर -6, 6 6 12, 12 1 13, -13 में से 9 गया तो -4, 10 के पावर -4। अब हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 10 के पावर -4 को 10 के पावर -2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गायब, 4 3 12 गुणे 10 के पावर -2, यानी कि -2 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव आ गया 0.12 मीटर। तो मुझे लग रहा है सवाल आपको काफी आसान लगे होंगे, एकदम एग्जैक्टली टू द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला है, तो कोई बहुत समस्या नहीं लगेगी इसको समझने में। ठीक है, आज हम लोग पूरा चैप्टर ये समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में और मजा भी लेंगे इसका। 1.3 1.4 स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, लगाइएगा। इसमें पूछा आवेश का क्वांटीकरण वगैरह ये सब, तो इसका आंसर अपना दीजिएगा। 1.5 में भी यही कुछ है। 1.6 हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है, नाम उसका है ABCD, ABCD। इनके चारों कोनों पर, यानी कि यहां पर हमने एक आवेश रख दिया है 2 माइक्रो कूलम का, यहां पर B पर हमने आवेश रख दिया -5 माइक्रो कूलम का, C पर हमने एक आवेश रख दिया है 2 माइक्रो कूलम का, और D पर हमने रख दिया एक आवेश -5 माइक्रो कूलम का। इस सभी की लंबाइयां प्रत्येक भुजा की 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है, सब 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके केंद्र पर, इस वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम का कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस पर नेट बल कितना होगा, इस केंद्र पर लगा नेट बल कितना होगा। तो कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लें।
जो धनात्मक आवेश होते हैं वो अपने से दूर की तरफ बल लगाते हैं, बल अपने से दूर लगाते हैं अवे, और माइनस वाले जो बल लगाते हैं वो अपनी तरफ लगाते हैं, अपनी तरफ। अगर वेक्टर फॉर्म में बोले तो वो F1 अगर है उधर होगा तो ये F2 जो है हमारा उल्टी दिशा में इधर होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आगे की तरफ अगर होंगे, बाहर की तरफ लगाते हैं बल, तो जो माइनस क्यू है वो अपनी तरफ ही बल लगाते हैं। अब इस बात का अगर आप ख्याल रखें तो देखिए बड़े ही आराम से आप क्लियरली समझ सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। मैं यहाँ कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं करूंगा, मैं पूछूंगा अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे सर ये दोनों ही डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि वर्ग के केंद्र से सिरों की दूरी क्या होती है, बराबर। यहां भी अगर मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर जी आर है, यहां भी क्या है, आर है। अब मैं पूछूं कि सर जी ये ए वाला ऊपर बल लगा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ द्वारा सॉरी बल जो कि ओ पर लगा है किसके द्वारा, ए के द्वारा, ये दर्शा रहा है। ये वाला क्या है, बल जो कि लगा है ओ पर किसके द्वारा, सी के द्वारा। और ये वाला अगर पूछूं कि सर ये कैसा है, तो थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा बलों की दिशा पर, ये पॉजिटिव है तो अपने से अवे, वो निगेट, वो वाला सिरा जो हमारा होगा वो हमें माइनस चार्ज दिया है, सॉरी एक चीज सिरा हमारा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी अपने से दूर लगाएगा, ये बल हो गया आपका। ये माइनस चार्ज है, अपनी तरफ लगाएगा और लिखेगा सर एफ बी, एफ ओ बी, बी द्वारा ऊपर लगा बल किस तरफ, अपनी तरफ, ठीक है। इधर देखिए जरा, यहां पर अगर हम क्या ध्यान दें तो ये हो जाएगा हमारा एफ लग रहा है जो बल वो ओ पर डी के कारण, तो यहां पर लिख सकते हैं हम एफ ओ डी। अब थोड़ा सा गौर करिए, क्या यहाँ आवेश और यहाँ आवेश अलग अलग है, यहाँ भी एक माइक्रो कूलम, यहाँ -5, यहाँ भी एक, वहां भी -5, लेकिन खासियत क्या, दोनों के चार्ज बराबर, दोनों के दूरियां बराबर, यानी कि बल भी बराबर ही होगा। तो अगर मैं उस बल को F1 बोल दूं, तो यहां भी अगर मैं कह दूं कि सर ये F1 है, तो हमें क्या फर्क मिलेगा दोनों में, कहेंगे सर जी ये इधर नीचे लगा वो ऊपर, अगर इसको हम प्लस बोलें तो ये क्या होगा, माइनस। ऐसे यहां भी देखिए, ये बल नीचे लगा है, ये ऊपर लगा है, दोनों के परिमाण देखिए 1 और 2, दूरी भी r, 1 और 2 दूरी भी क्या है, r, यानी कि अगर मैं इसको F2 बल बोल दूं, ठीक है, सॉरी इसको मैं अगर F2 बल बोल दूं ऊपर वाले को प्लस में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ये वाला हमारा भी F2 ही होगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होने के नाते माइनस, यानी कि ये दोनों बल एक दूसरे से परिमाण में बराबर पर दिशा में विपरीत। तो नेट बल अध्यारोपण सिद्धांत से नेट बल ओ पर कितना होगा, अगर कोई पूछे सर तो कह दीजिएगा सर एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। तो एफ ओ ए की वैल्यू मैंने क्या माना है, F2, एफ ओ बी की वैल्यू -F1, अगला वाला एफ ओ सी हमारा -F2, और लास्ट में हमारा एफ ओ डी है जो कि क्या हो जाएगा +F1, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, हमारा काम हो गया। कह देंगे सर नेट बल कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार थोड़ा वीडियो की भी जांच पड़ताल कर लूं कि सारे काम सही से चल रहे हैं, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, दो बिंदु आवेश QA और QB निर्वात में, सॉरी ये नहीं, ये हमारा विद्युत क्षेत्र से संबंधित, पॉलिथीन से संबंधित। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12 आपके लिए मैं छोड़ूंगा। ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दो गोलों पर पृथक पृथक आवेश QA पर भी हमारा कितना है 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, और QB पर भी हमारे पास आवेश है 6.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, ठीक है। अब कह रहा है इन गोलों के बीच की दूरी की को बहुत ज्यादा ना समझते हुए इनके बीच का प्रतिकर्षण बल फाइंड करिए। अब मुझे नहीं लगता ऐसा सवाल नहीं लगा पाएंगे, आप लगा चुके हैं, ठीक है। बी में पूछा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश को, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक गोले पर हम लगा भी लेते हैं क्योंकि आगे वाला सवाल के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो बोलिए ये 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 1/2 मीटर आ जाएगा, आर मिल गया। अब सवाल हुआ सर फोर्स कितना लगेगा, तो कहेंगे सर जी फोर्स होगा 9, अब तो समझ गया ना, 1/4 पाई साइन 0 के जगह 9 इंटू 10 के पावर 9। QA QB पहला आवेश 6.5 10 के पावर -7, 6.5 इंटू 10 के पावर -7 अपॉन 1/2। तो ये हो जाएगा F बराबर 5 × 5 = 25, 6 × 36,
एक मिनट, 5 6 7 42, 42.25 इंटू 9 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 10 के पावर 9 और -7 मिलकर होगा -14, 9 में से -14 घटाएंगे 10 के पावर -5 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा, ये न्यूटन में है हमारा। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि आप वहीं QA रखिए, ठीक है, जो QA है उस पर क्या किया गया, आवेश की मात्रा को दुगना कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा Q डैश है, पहले का कितना, दुगना। यहां पर मैं एक फीलिंग भी देना चाहूंगा थोड़ा सा, F बराबर 1/4 पाई साइलेंस 0 QA QB बाई R स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये फील केवल कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नया पहले का दुगना, आवेशों को दुगना कर दिया गया, यहाँ भी दुगना कर दिया गया, ठीक है, Q डैश B 2 टाइम्स QB कर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया गया, ये जो डिस्टेंस था इसे R डैश कह रहे हैं, R/2 कर दिया गया। अब कह रहा है उस पर कितना बल लगा होगा, गोलों पर कितना बल लगा होगा। तो फार्मूला है F डैश बराबर 1/4 पाई साइलेंस 0। अब आवेश Q डैश A, दूसरा आवेश Q डैश B, नीचे R डैश का होल स्क्वायर। तो ये टोटल से अभी मुझे बातचीत करनी भी नहीं है, केवल हमें वैल्यू उठाकर रख लेनी है जो हमने मोटा मोटा लिखा है। तो ये है 2Q1 QA, बगल वाला 2QB, और नीचे बोलिए जरा R डैश के जगह R/2 का क्या, होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4, 4 ऊपर आएगा, 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 आ जाएगा। और आगे जो आ रहा है उसे जरा ध्यान से देखिए, QA QB अपॉन R स्क्वायर, आगे 1/4 साइलेंस 0, क्या ये F नहीं है? तो जवाब हुआ ये पहले बल का 16 गुना हो गया। और पहला बल कितना है, ऊपर देख लीजिएगा, 9 दूना 18, 42.25 इंटू 10 के पावर -5 में 16 का गुणा करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपके अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर हम दो गोलों को जिनमें चार्ज हो उनके ऊपर कुछ ऐसा, जैसा मैं बता रहा हूं, एक पर Q1 है एक पर Q2 है, उनको सटाकर रख दें। क्या कर दें, उनको सटाकर बिल्कुल रख दें। ये देखिए जरा, एक चार्ज हमारे पास, एक पर आवेश हमारे पास QA, दूसरा क्या है QB, इनको परस्पर सटा दिया हमने। अब क्या होगा, नेट चार्ज दोनों पर, तो कहेंगे दोनों पर चार्ज आएगा QA प्लस QB/2, QA प्लस QB/2, दोनों पर आवेशों का वितरण होगा और दोनों पर तब तक आवेशों का आदान प्रदान चलता रहेगा जब तक कि आवेशों का मान बराबर ना हो जाए। इसी पर आधारित हमारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 1.13, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, गोले A और B साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का एक तीसरा अनावेशित गोला भी है। मतलब A और B सेम साइज के हैं और उन पर आवेश भी सेम ही सेम है, ठीक है। A और B है, मान लेते हैं इन पर चार्ज Q और Q है। एक तीसरा गोला हमारे पास C भी है, ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं, मतलब Q बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। पहले, अब वहां पर क्वेश्चन सुनिएगा, पहले तो पहले गोले के साइज में सरसम, पूरा सवाल सुन ले। मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोला A तथा B साइज में सरसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में रखा गया, इन दोनों को संपर्कित किया गया, ठीक है। ये स्टेप A हुआ। और बाद में क्या हुआ, फिर क्या इसने कहा कि फिर तत्पश्चात दूसरे के गोले के संपर्क में लाया गया, फिर इसे B स्टेप में इसके पास लाया गया। फिर कहता है कि सर अब ये बताइए कि अंत में दोनों हटा लें तो A और B के बीच में नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हमने कहा सर इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल होगा, मान लें अगर दूरी R है तो पहली स्थिति में 1/4 साइलेंस 0 Q अपान क्या रहा होगा, R स्क्वायर, ठीक है। बाद में क्या हुआ वो समझना है। तो देखिए स्टेप A में क्या हुआ, हम A गोला लिए और C लिए, दोनों को सटा दिए। इस पर आवेश Q था, इस पर 0, तो दोनों पर आवेशों का वितरण हो गया, Q प्लस 0/2, Q प्लस 0/2। इसका सेंस ये हुआ, गोले A पर कितना आ गया, Q/2 आ गया। अब इस C को लेकर गए और किससे संपर्कित करा दिया, तो कहे सर जी इसको ले जाकर हमने B से संपर्कित करा दिया जिस पर आवेश Q था। अब बताइए दोनों पर कितना आवेश हो जाएगा, कहेंगे सर Q प्लस Q/2 का आधा और Q प्लस Q/2 का आधा, कुल आवेश का आधा। तो ये आ जाएगा 2Q 3Q, 3Q बाई क्या आ जाएगा 4, यहाँ भी 3Q/4, यानी कि हमारे B पर जो आवेश अब आ चुका है वो है 3Q/4। पर दूरी पर कोई असर A और B के बीच की, तो जवाब है नहीं सर, अभी भी दूरी कितनी है, R। तो अब बताइए बल कितना हो जाएगा, जवाब होगा सर 1/4 साइलेंस 0 पहले पर आवेश गुणे दूसरे पर आवेश गुणे उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो पहले पर आवेश Q/2, दूसरे पर आवेश 3Q/4
और नीचे क्या लगा दिया आर स्क्वायर, तो एफ बराबर हो गया 1/4πε0। ठीक है, और आगे बढ़े क्या है सर जी, 3 ऊपर और 4 दूना 8 नीचे। ठीक है, ऊपर क्यू और क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर और नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये पहले बल के बराबर ही है यहाँ, लेकिन पीछे 3/8 लगा है, तो ये 3/8 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तरफ। ठीक है, हमने सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। मुझे लग रहा होगा कि आपको प्रॉब्लम तो नहीं कहीं लग रही होगी, क्योंकि अपने जान हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हमने कि आपको अच्छे से ये सारी हेडिंग्स समझ में आए। और ये मैंने पूरा और पूरा क्वेश्चन जो है फोर्स पर आधारित जो एनसीईआरटी से रिलेटेड था वो क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं। ठीक है, अब चलेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ, यहाँ पर ध्यान देते रहिएगा। एक ही वीडियो पूरा सिलेबस खत्म, सॉरी सिलेबस नहीं मेरे दोस्तों, पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार बोर्ड को फिर से चमका लूं ताकि अगले वाले पॉइंट में थोड़े और रंग आ जाए। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह भाग, आवेश के सराउंडिंग का वह एरिया जिसके अगर क्षेत्रफल में कोई दूसरा आवेश प्रवेश करे तो या तो आकर्षण फील करेगा या प्रतिकर्षण फील करेगा। ठीक है, ऐसा जरूर होगा। तो फिर से सुनिएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसे हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं जो आएगा, ठीक है, इसे हम परीक्षण आवेश का नाम दे सकते हैं, और जो ये वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा उसे हम स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला, इसी स्रोत आवेश के चारों तरफ का वह भाग जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश वैद्युत प्रभावों का अनुभव कर सके वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसे हम लोग जनरली किससे दर्शाते हैं? ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर जी इस ई को दर्शाया कैसे जाएगा? तो जवाब है सर, इस ई को अगर आपने ज्योमेट्रिकली यानी कि रेखीय के सहायता से दर्शाने का प्रयास किया तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। किसे कहते हैं? तो जवाब है सर, यही वैद्युत क्षेत्र को अगर हम डायग्रामेटिकली यानी कि चित्रों के द्वारा अगर दर्शा दें तो वो रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जनरली पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो प्लस से शुरू करती हैं और अनंत की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस से शुरू करेंगी और किधर जाएंगी? अनंत की तरफ ये अग्रसर हो जाती हैं। अगर हमने माइनस चार्ज ले लिया तो ये आपका अनंत से शुरू करेंगी और इस चार्ज की तरफ यानी कि ऋण चार्ज की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। और अगर हमने एक प्लस और एक माइनस को आसपास रख दिया, कहा भैया आओ दोनों लोग पास पास हो जाओ, ठीक है, तब क्या होगा? तो देखिएगा प्लस का स्वभाव क्या है, बहुत ही क्लियर कट है। आप समझ रहे हैं कि सर इससे हमारा वैद्युत क्षेत्र निकलेगा और माइनस में अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक प्लस और एक माइनस आपस में यहाँ पर आसपास रख दिए जाएं तब क्या होगा? तो जो होगा सर प्लस से शुरू करेगा, ऐसे निकलेगा, लेकिन फिर इस माइनस के प्रभाव के नाते मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा वैद्युत क्षेत्र बनना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब यहां से निकलता हुआ और इसकी तरफ जाता हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की अपनी कुछ खासियत भी होती है। ठीक है, उनको चर्चा करेंगे, जिसमें एक खासियत तो आपने समझ ही लिया, ये प्लस से शुरू करेगा, प्लस से बाहर की तरफ निकलता हुआ यानी कि बहिर्मुखी होता है, और माइनस वाला क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। ये तो एकदम क्लियर है। अब मामला ये कि आगे वाली चीजें ये पूछ लें कि सर जी इन वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? तो अगला हम चर्चा करने चल रहे हैं इसके गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब गुणधर्म पर चर्चाएं करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये कि सर जी अगर मान लीजिए ये वैद्युत बल रेखा है, ठीक, इसके इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा ये वैद्युत बल रेखा आपकी, अगर कोई आपसे पूछे कि सर यहाँ यहाँ या यहाँ वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो आप यहाँ इस पर से खींच दीजिए। अगर ये ए है तो ये हुआ आपका ई ए की दिशा,
अगर किसी ने पूछा यहाँ तो आप यहाँ भी स्पर्शी खींच दीजिए, कह दीजिए सर अगर ये पॉइंट बी है तो ये वी की दिशा, और अगर यहाँ पर किसी ने पूछा तो कह दीजिए सर ये पॉइंट सी है, इसी की दिशा। यानी कि अगर कोई आपको किसी बिंदु पर पूछता है, वैद्युत बल रेखा बनाकर किसी भी बिंदु पर पूछे कि सर वहां वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो आप तुरंत कह दीजिएगा सर उस जगह पर आप एक स्पर्शी खींच दीजिए। स्पर्शी की दिशा क्या बताएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये कभी भी एक दूसरे को वैद्युत बल रेखाएं काट नहीं सकती हैं। सवाल उठता है क्यों नहीं काट सकती ऐसे सर? कई बार हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि क्यों नहीं, तो ध्यान दीजिएगा अगर ये पॉइंट ए है जहां कटा है, तो आप जरा इस वाले वक्र को ध्यान में रखकर इसका डायरेक्शन बताइए, कहेंगे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और अगर इस वाले वक्र को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, कहेंगे सर जी इधर होगा। एक ही जगह पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना यानी कि डायरेक्शन बताना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारे एक बिंदु पर केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, यहाँ तो दो मिल रहा है, इसलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज है, अगर मैं आपको दो डायग्राम बनाकर दिखाऊं और पूछूं कि सर ये क्या है, तो आप जरा बताइएगा। अगर मैं ऐसे पास पास रेखाएं बना लूं, सघन बना लूं, ठीक है, सघन बना लिया जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये क्या दर्शा रहा है? और अगर हम थोड़ा सा विरल कर लें, उनमें गैपिंग कर लें ऐसे लंबी, तब ये क्या दर्शा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर सघन है तो ये आपका बताता है कि ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र, तीव्र वैद्युत क्षेत्र है। और ये अगर ई है तो ये बताता, अगर ऐसे गैपिंग है तो ये बताता है कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? दुर्बल है, यानी कि कमजोर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे मित्रों, वैद्युत तीव्रता। अगली हेडिंग हमारी होगी वैद्युत तीव्रता। क्या होगा? अब उसी को हमको मैथमेटिकल जामा पहनाना है। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्रोत आवेश Q हो और उससे कह दिया जाए भैया तुम अपना वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर लो, ठीक है, उसने क्रिएट भी कर लिया, और इसी वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश Q0 कहीं दूर से चलते हुए यहाँ पर एंट्री किया, तो उस पर एक बल जरूर लगेगा, चाहे वो आकर्षण होगा चाहे प्रतिकर्षण। अब यही अगर बल हम इसके एकांक आवेश पर ज्ञात कर ले, किस पर ज्ञात कर लें? एकांक आवेश पर ज्ञात कर ले, किस पर कितना बल लग रहा है इसके एकांक आवेश पर, तो उसी को हम वैद्युत तीव्रता कहते हैं। आप डेफिनेशन से देखिए, E बराबर लिखा जाता है F बाई Q0। फिर से सुनिएगा, किसी स्रोत आवेश के द्वारा क्रिएट किए गए, उत्पन्न किए गए वैद्युत क्षेत्र में जब एक परीक्षण आवेश घुसेगा तो उसके एकांक आवेश पर लगने वाला बल का मान वैद्युत तीव्रता कहलाएगा। अब इसका मान कैसे निकलेगा? तो F की वैल्यू 1/4 साइलन 0, दो आवेश कौन कौन है? Q और Q0, उनके बीच की दूरी अगर ये मान ली जाए कि ये R है तो ये हो जाएगा R², नीचे Q0 काट देंगे तो हमें E का फॉर्मूला मिल गया 1/4 पाई साइलन 0 Q/R²। ठीक है, अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो हम यहाँ भाग आएंगे, कहेंगे सर यहाँ से हम आराम से बता सकते हैं, ये बल है, बल किस में होता है? न्यूटन में। आवेश किस में होता है? कूलाम में। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब वैद्युत तीव्रता के बाद जानने के बाद कि इसका फॉर्मूला 1/4 पाई साइलन 0 Q/R², जहां R आवेशों के बीच की दूरी है, होता है, हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां हम दो केसेस के लिए अपना निकालेंगे फॉर्मूला अलग अलग स्थितियों में। तो पहले समझें वैद्युत तीव्रता, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या होता है? तो जवाब है, हम दो समान आवेश लेंगे परिमाण के, ठीक है, अगर एक प्लस Q लेंगे तो दूसरा भी Q ही लेंगे, लेकिन चिन्ह उसका विपरीत। दो समान किंतु स्वभाव में विपरीत आवेश लिए जाएं और उनको लिटिल डिस्टेंस, बहुत ही छोटी, इतना बड़ा दिखाया हूं, वाकई में इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना पास सटे होंगे, से अगर सेपरेट कर लिया जाए तो इस सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहेंगे सर जी ये कैसे पॉसिबल है? प्लस माइनस से दूर कैसे रह सकते, इतना पास आकर भी? देखिएगा जरा, इतना पास होकर भी कैसे चिपकेगा नहीं सर, क्योंकि आकर्षण तो लगेगा ही। तो जवाब है सर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के नाते क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, इधर प्लस प्लेट लगा देंगे। अब इससे क्या होगा? ये इधर खिंच जाएगा, ये थोड़ा सा उधर, और दोनों के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा एग्जांपल HCl ले लीजिए, जिसमें आप लिखते हैं H+ और Cl-। तो इस सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अब यहाँ पर अगर कोई हमसे पूछे कि सर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है, हम कहेंगे सर द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है कोई भी एक आवेश और इनके बीच की जो भी दूरी है वो। अपनी सुविधा के लिए दूरी हमने 12 मान लिया है, क्योंकि आगे चलकर इनके बीचों बीच से माप जोक करनी होगी, तो हमारे लिए आसानी ये होगी कि हम इसे लंबाई L और इसे L लेकर आराम से कैलकुलेशन कर डालेंगे। तो बात मुझे लग रहा है कि आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं। किसी द्विध्रुव के कारण हमें अलग अलग स्थितियों में क्या वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, हमने एक द्विध्रुव लिया, प्लस माइनस, थोड़ा सा और ऐसा कर लें कि आपके समझ में आ भी जाए आराम से, प्लस माइनस, और अगर इसी के सीध में यानी कि एक्स अक्ष के अलोंग ही, उसी की दिशा में ही अगर एक पॉइंट ले लें P और हम इसके कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र निकालें, वैद्युत क्षेत्र निकालें, तो यह हमारा अच्छी स्थिति कहलाएगा। ठीक है। अब आपके हिसाब से देखिए क्या क्या आप पीछे जान गए। P बराबर क्या होता है आपका 2QL। फिर मैं कह रहा हूं Q है इंटू उनके बीच की दूरी है, ये दूरी को हम लोग 2L कहते हैं। तो हमें वहां P पर बताना है वैद्युत क्षेत्र कितना है। पहले ध्यान से देखिएगा जरा, यहां बीच से हम एक लाइन खींच लेंगे और मान लेंगे ये हमसे कितनी दूरी पर बैठा हुआ है R पर। कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं वो क्या, ये दूरी भी L है, ये दूरी भी L है। अब सबसे पहले इस वाले सिरे के नाते, ठीक है, इधर प्लस कर लेते हैं, इधर माइनस कर लेते हैं। इस वाले सिरे के नाते हमने पूछा कि सर वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से जो रेखाएं निकलती हैं वैद्युत क्षेत्र की अपने से दूर, यानी कि ये अवे लगाएगा, तो ये के नाते यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अवे की तरफ लगेगा, अपने से दूर लगेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा E के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि P पर A के कारण चुंबकीय क्षेत्र कोई पूछ बैठे ऐसे कह दे शॉर्ट में, तो जवाब होगा सर 1/4πε0 आवेश जो कि Q है और इनके बीच की ये दूरी कितनी होगी, तो जवाब होगा सर यही दूरी तो निकालनी है। तो जरा बताइए, पूरी दूरी R है, यह L है, तो अगर L निकाल दें तो ये बची हुई दूरी क्या हो जाएगी R-L। पूरी दूरी R, ये वाली L है, निकाल दिया R-L, तो नीचे लगा दिया R-L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर चलिए जरा आप पूछ लें कि सर जी इसके नाते कितना बल लगेगा, दूसरे वाले के नाते B के नाते उस P पर कितना बल लगेगा, तो हम कहेंगे सर P पर B के नाते बल, ये देखिए माइनस है, तो ये अपना वैद्युत क्षेत्र किधर लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। तो इधर अगर लग रहा है EB के कारण, तो बोलिएगा जरा यहाँ पर क्या कह देंगे, ठीक है EA कह दें, उधर क्या कह दें EB ले लें, कहेंगे सर जी EB बराबर, ऐसे ही लिख देते हैं ये और EB, तो बोलिए कितना हो जाएगा 1/4πε0। अभी आवेश कितना है, Q ही है, प्लस माइनस के लफड़े मत पड़िएगा। अगली चीज यहां से इतनी दूरी, प्लस या माइनस केवल क्या है उसका बताने के लिए कि कैसा स्वभाव है, बस ये दूरी कितनी है, तो कहेंगे सर जी ये R हो गई, यहां तक R है, ये भी लेना है तो प्लस L हो गया, यानी कि R+L का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ डायग्राम में आपने ध्यान दिया होगा तो पूछेंगे EP कितना होगा परिणामी, कहेंगे सर बल तो वैद्युत क्षेत्र तो लगे हैं लेकिन दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत, इसलिए हम लिखेंगे इसको परिणामी की EA माइनस EB, ये एक दूसरे से घटेंगे क्योंकि दिशा इनकी क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। तो 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर से 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर हमको घटा देना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जवाब हुआ सर EP बराबर Q/4πε0, इन दोनों का लसापा देख लें कितना आ जाएगा, तो जवाब है सर R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ऊपर आएगा R+L का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, फिर ये वाला इसको काट देगा तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आराम से हम इन दोनों की छुट्टी करेंगे और कहेंगे सर जी EP बराबर, कहेंगे 1/4πε0, यहाँ Q है और उधर देखिए जरा 2RL, ये माइनस माइनस प्लस 2RL,
4RL बनेगा। 4RL यहाँ रहेगा तो हम 2 इंटू 2 रख सकते हैं RL, और एक Q भी हमारे पास है नीचे। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए 2LQ, इधर देखिए 2LQ को हम क्या बोलते हैं, P। ये पूरा P हो गया, ऊपर 2R हो गया, 1/4 साइलन 0, और नीचे है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताइए जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने जो पूछा कि रियल में डायग्राम कैसा है, तो कहेंगे सर जी ये माइनस है और ये हमारा क्या है, प्लस है। ठीक है, और यहाँ कहीं P है। अब ये बताइए यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे तो ये छोटा सा L होगा और ये दूरी कितनी है, R है। तो आपको क्या लगता है कि R जो है वो बहुत 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 बड़ा होगा L से, यानी कि अगर इससे कंपेयर कराएं तो L को लगभग हम क्या मान सकते हैं, 0 तो इमेजिन कर सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट अगले वाले डेरिवेशन के लिए भी तैयार रखिएगा, L को लगभग क्या मान सकते हैं, 0। अब मामला ये कि सर चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा ईपी पर। अब ये कंडीशन रखने पर 1/4 पाई साइलन 0 2RP R स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई साइलन 0 2RP, नीचे R के पावर 4, एक R से ये कटा तो R क्यूब आ गया, और ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला निकल कर आ गया है 1/4 पाई साइलन 0 2P बाई R क्यूब। ठीक है, चलिए अगली स्थिति के लिए हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे। इसी अच्छी स्थिति को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए। ठीक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, चुंबकीय क्षेत्र कितना, सॉरी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, हमारे पास एक चार्ज है और आप जान रहे हैं बहुत बड़ा नहीं, मैं समझा चुका, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इक्वल डायग्राम ऐसे बनाया जाता है आपको समझाने की सुविधा के लिए, क्योंकि रियल बना दिया जाए तो सच्चाई कहूं तो देसी में बिल गाएगा भी नहीं, नजर भी नहीं आएगा कि वो कितना पास है। ठीक है, अब यहां पर अगर इसी के मध्य से हम कहीं परपेंडिकुलर पॉइंट पर कहीं भी यहां पर अगर एक दूसरा पॉइंट ले ले P और पूछे सर यहां पर वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के कारण कितना होगा, तो वो बता दीजिए, तो वो स्थिति हमारी कहलाएगी निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, यानी कि लंब अर्धक पर, इन दोनों के जोड़ने वाली रेखा के लंब अर्धक पर कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जाए और वहां हम लोग अगर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र, तो जाकर हम इसे क्या कहेंगे कि ये निरक्षीय स्थिति है हमारी। ठीक है, चलिए पहले कुछ चीजें समझ लें। इस दूरी को हमने क्या मान लिया, R। इसको जब मिला देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिलाएंगे और बल्कि हमारा टारगेट मिलाने का ये होगा कि हम बताएंगे कि हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा है। तो देखिए ये माइनस है, ये अपनी तरफ लगाएगा ऐसे, अगर इसे A बोल दें तो ये इधर लगा हुआ है आपका, ये प्लस है, ये भी P पर लगाएगा, लेकिन इसका हमेशा वैद्युत क्षेत्र अपने से दूर की तरफ होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट B हो गया हमारा। अब अगर मैं पूछूं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, या इधर से पूछे इसकी लेंथ कितनी, तो आप देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तीसरी भुजा हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसा ही यहां से भी है, देखो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जा रहा है। अब मामला ये है कि सर क्या EA और EB आपस में जुड़ेगा, थोड़ी देर के लिए कोण भी थीटा में मान लेता हूं। ठीक है, तो क्या ये EA EB जुड़ेगा, कहेंगे नहीं सर, एक सीध में होते ऐसे ऐसे तो आपस में EA प्लस EB, विपरीत होते तो EA माइनस EB लगा देते, पर अभी कहाँ जोड़ मिलेगा, इन्हें एक दिशा में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत ही सिंपल सी चीज कि अगर कोई बल है F, थीटा एंगल बना रहा है, तो हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। इधर आ जाएगा F cos थीटा, ऊपर की तरफ आ जाएगा F sin थीटा। इसे हम लोग ऊर्ध्व घटक कहते थे, याद करिएगा, इसे ऊर्ध्व घटक कहते थे और इसे क्या कहते थे, क्षैतिज घटक। और उसके बाद हम उनको जोड़ सकते हैं, ऊर्ध्व को ऊर्ध्व के साथ, क्षैतिज को क्षैतिज के साथ। तो कुछ ऐसा ही जुगाड़ वहां भी बनाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने एक लाइन खींची है ऐसे सीधे सीधे और पूछा से ये अंग्रेजी का क्या बन रहा है, हम कहे Z, तो क्या ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, जितना ये है उतना ये है। अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। दूसरी चीज, EA और EB का परिमाण अगर आप ध्यान दें
तो आपको बराबर मिल जाएगा। जरा चेक करिएगा यहाँ पर क्या लगेगा आपका, अगर मैं पूछूं इसके नाते वैद्युत क्षेत्र, तो 1/4 पाई साइलन 0 क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसके नाते पूछे, सॉरी आर स्क्वायर का मतलब ये दूरी से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो दूरी है। इधर से भी पूछे तो क्या सर जी हमारा आवेश Q और दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसलिए उसका होल स्क्वायर। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दो समान बल लगे हों बाबू, ऐसे F और F, तो परिणामी लगेगा और ना इधर का होगा ना उधर का होगा, दोनों के कहां से लगेगा, बीचों बीच से, जितना इधर से उतना ही इधर से। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका मैग्नीट्यूड जो है ये और EB का क्या है, बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये आपका EA और EB का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, मतलब उनका परिमाण बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको ये कुछ याद करा रहा है? जरा मैं यहाँ से लाइन और बढ़ा दूं तो आपको नजर आया शायद ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई। अब जरा तोड़िएगा, ये देखिए बीच में घटक जो थीटा बना रहा है, इधर तोड़ेंगे EB cos थीटा, ऊपर की तरफ EB sin थीटा, EB sin थीटा, इधर आ जाएगा आपका EB cos थीटा। फिर यहां देखिए E को लेंगे नीचे, तो अब यहां भी देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका y अक्ष है और ये वाला क्या है आपका x है। तो इधर की तरफ साइन, उधर की तरफ कॉस घटक आएगा, तो इधर क्या ले लेंगे हम लोग, EA cos थीटा, इधर की तरफ क्या लेंगे हम लोग, नीचे की तरफ क्या ले लेंगे, EA साइन थीटा। इसके दो घटक, एक उधर और एक इधर, क्षैतिज घटक कॉस, ऊर्ध्व घटक साइन। पर यहां पर अगर आप गौर करें तो EA और EB का मैग्नीट्यूड चूंकि बराबर है और दिशाओं में क्या है, विपरीत लगा है। अगर ऊर्ध्व घटक की बात करें, EA और EB के मान बराबर होने के नाते देखिएगा, इसे हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सर ये EA साइन थीटा की तरह है। तो ये दोनों जब सेम ही सेम है और दिशा में विपरीत, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्व घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त करेंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे। ठीक है, इसीलिए इट इंप्लाइज P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा अगर कोई पूछे, तो जो होगा सर बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हैं सर EP बराबर EA cos थीटा या EB cos थीटा। फिर मैं कहूंगा इसकी वैल्यू दोनों बराबर ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सर EP का मान आ रहा 2 टाइम्स EA cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा के नाते बहुत लोग परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर cos थीटा कैसे निकलेगा, इसमें कौन सा मुश्किल है, आप चाहे ये वाला ट्रायंगल देख लो चाहे उधर वाला, यही वाला देख लो जहां थीटा दिख रहा है आपको। अब इसमें अगर मैं पूछ दूं cos थीटा, तो कहेंगे आधार बटा कर्ण, यानी कि L बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा सर। ठीक है, तो हम कहेंगे सर चलिए वैल्यू रख लें, ये की वैल्यू कितनी है, तो वापस जाकर देखिए 1/4 पाई साइलन 0 क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। कॉस थीटा की बात करें तो 1 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। ठीक है, तो इसलिए EP बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/4 साइलन 0, यहाँ हो जाएगा Q। ठीक है, हाँ यहाँ पर ऊपर L है ना, सॉरी L है, तो हो जाएगा 2Q, इधर ही ले आए, और L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ घात 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 और 1/2 जोड़ देंगे, पावर में कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप हमेशा की तरह वही बात जो भी थोड़ी देर पहले आपने समझा, R बहुत बड़ा L से है, इसलिए लगभग हम L को क्या मान सकते हैं, 0। तो अगर यहाँ पर आप 0 इमेजिन करिए तो हमें मिल जाएगा EP बराबर, इधर देखिए 2QL, वो भी आपका कितने के बराबर होता है, P के। यहाँ लिख देंगे 1/4 साइलन 0, यहाँ P, और नीचे हो गया आर स्क्वायर के पावर में 3/2, काट देने पर R3। पिछला वाले रिजल्ट अक्षीय स्थिति में केवल यहाँ पर 2 आया था, यहाँ पर वही 2 नहीं आ रहा, बाकी सब सेम है, 1/4 साइलन 0 P/R3। तो उम्मीद करता हूं ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक भी कर लूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल 1 घंटा 13 मिनट की कक्षाएं हो चुकी हैं और हमने लगभग 60% दूरी तय कर ली है।
40% दूरी और बची हुई है, जिसे हम लोग ध्यान देंगे आगे के पोर्शन में कि कैसे हमें चीजें मिलेंगी। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा चमका लूं। उम्मीद कर रहा हूं मित्रों आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और बड़ी बात यह कि एक ही वीडियो में आपको एक ही जगह पर मिल जाने से लाभ यह है कि आपका एक तो समझने में बहुत समस्या नहीं आएगी, दूसरी चीज है कि पूरा चैप्टर एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आप इसको रोक रोक कर भी, पुश कर कर भी 1-1 घंटा देख सकते हैं, आपकी टॉपिक भी कोई मिस नहीं होगी। तो अगली हेडिंग हमारी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक हमारा द्विध्रुव है, ठीक है, माइनस और प्लस, इसे अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होगा। ठीक है, सवाल ये है कि अगर उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा, उस पर कार्यरत आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, अभी ये सब बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आघूर्ण के लिए आपने क्या पढ़ा है। अगर हमारे पास एक डंडा है, उस पर एक बल लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक डंडा है, इस पर एक बल लगा है F, नीचे भी एक बल लगा हो F, तो ये इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये इसे ऊपर, जिसके नाते ये डंडा रोटेट करने लगेगा। ठीक है, और इस पर यही जो बल लगा है इसी को हम बल युग्म कहते हैं। और इसके नाते आघूर्ण कितना होता, तो जवाब होता कोई भी एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता फॉर्मूला। जब ये सब क्लियर रहेगा तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी निकालने में। अब ये लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन करेंगे, ऐसे मिला लेंगे और फिर ये वाला मान निकाल लेंगे, इसी को हम F गुणे D कहते हैं। और अगर आपको पुरानी बात याद आ रही हो तो इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, टाउ से। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पर कहां से बल युग्म बनेगा। बल युग्म बनने के लिए दो बल होने चाहिए जो सिरों के पर विपरीत दिशा में लगे हों ताकि घुमाव पैदा हो सके। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू, यानी कि अगर E है और किसी आवेश Q पर कितना बल लगा है जानना हो तो हम E गुणे Q भी या QE भी वहां पर लिख सकते हैं। तो जरा वापस आइए, यहाँ पर देखिए Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड D में रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा जिसे हम लिख सकते हैं F बराबर QE। ऐसे ही माइनस वाले पर भी एक बल लगेगा इस तरफ, क्योंकि माइनस है, अपने तरफ ऐसे लगा होगा बल, ऐसे, जिसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे बढ़ा लिए, और क्या दिए सर जी, माइनस QE। तो आप देख रहे हैं ऊपर प्लस QE, नीचे माइनस QE, समान बल विपरीत दिशा। अब यहाँ पर क्या होगा, घुमाव होगा, घुमाव की प्रवृत्ति होगी। तो अब हम कह सकते हैं बल पता है सर, केवल लंबवत दूरी मालूम कर लें। अगर यह अपने इस फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो यहाँ से लंब डालिए और अपनी ये लंब दूरी D पता करिए ताकि हम टाउ बता सकें। सर F इंटू D हो जाएगा सर। तो अब बताइए जरा, ये लेंथ आप पहले से ही 2L मानकर चलते हैं, तो हम कह देंगे सर जी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि D बाई 2L, यानी कि D बराबर कितना लिखा जा सकता है, कहेंगे सर 2L साइन थीटा। तो ये हो गया F के जगह कितना QE और D के जगह 2L साइन थीटा। ठीक है, अब बताइए जरा कितना आ जाएगा, Q2L याद है, क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। इसे देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और साइन थीटा, कुछ याद आ रहा है। मॉड ऑफ क्या लिखा जाता है, A क्रॉस B, A क्रॉस B का सूत्र ना भी लगाइए, एन कैप कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, और A क्रॉस B याद आ गया होगा। मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा है बराबर A क्रॉस B। तो यहाँ आप देख सकते हैं P है, E है, साइन थीटा, A है, B है, साइन थीटा, PE साइन थीटा, यानी कि टाउ बराबर लिखा जा सकता है P क्रॉस E भी लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि ये टाउ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला P साइन थीटा, यानी कि इस पर घुमाव की जो प्रवृत्ति है उसके लिए सूत्र हो गया P साइन थीटा। अब देखते हैं थीटा को बदलने पर क्या होता है। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हो, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ध्रुव है उसको ऐसे के बजाय हमने ऐसे रख दिया, मतलब along the E, तब 0 डिग्री, और अगर इसको हम उलट कर ऐसे कर लें तो हमारा द्विध्रुव इधर और E उधर, तो यानी कि 180 डिग्री। दोनों केस में हमारे पास टाउ जो लगेगा वो होगा PE साइन 0 अगर 0 है तो, या फिर PE साइन 180। पर अच्छी बात, ये भी 0 ये भी 0 होता है, इसलिए टोटल परिणाम ही क्या आएगा, 0। यानी कि अगर हमारा द्विध्रुव अलोंग रखा हो, E के दिशा में ही रखा हो, तो उस पर कोई भी आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब सवाल उठता है अगर थीटा 90 डिग्री लग जाए तब सर, तो इसके लिए देखिएगा, अगर हम इसको सीधे सीधे ऐसे खड़ा कर दें ये डंडा पूरा,
तो इस समय क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी टाउ मैक्स काम करेगा। क्यों मैक्स बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अब लगेगा पी साइन 90 और साइन की वैल्यू 1 से बड़ी तो होती नहीं है, तो आंसर क्या आया पी। यानी कि सबसे ज्यादा आघूर्ण कब लगेगा, जब हमारा द्विध्रुव 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएगा। ठीक है, उम्मीद करो मित्रों ये भी समझ में आ गया होगा। इस पर एक दो न्यूमेरिकल हैं सस्ते सस्ते, उनको भी निपटा दिया जाए, बड़े ही खट से निकल कर आ जाएगा हमारा आंसर। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। क्या क्या फॉर्मूला है हमारा, P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण केवल पूछे तो कहेंगे सर Q इंटू दूरी उनके बीच की, और इसी दूरी को हमने 12 अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। ठीक है, और अभी अभी टाउ भी निकाल लिया जिसका फॉर्मूला है P साइन थीटा। तो चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। तो ये सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8, लिखा है QA 3 माइक्रोकूलाम का है QA, और QB आपका जो है वो कितने का है, -3 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर, जिसको आप 12 बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में, सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में कह रहा है सर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ऊपर क्या होगा। इस पर बल भी पूछेगा, पर मैं बल वाला क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉप कर दूंगा, जैसे ये वैसे लग जाएगा। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम, ये -3 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम। अब बताइए ये जो QA है, ठीक है, वो अपने से दूर लगाएगा इस पॉइंट पर। अगर मैं बात करूं ये कैसे लगाएगा, तो कहेंगे ऐसे दूर लगाएगा। ये वाला माइनस होने के नाते कैसा लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा EOA, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका EOB। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो परिणामी E क्या होगा, कहेंगे सर जी E हो जाएगा EOA का और EOB का एडिशन हो जाएगा। अब ये देखिए जरा 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी यहां तक की 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट कर लें तो 10/100, यानी कि 1/10 मीटर। तो अब अगर यहाँ पर कोई पूछे सर जी EOA का मान कितना होगा, कहेंगे सर जी 1/4πε0, पहला आवेश 3 गुणे 10 के पावर -6 बटा उनके बीच की दूरी जो कि मीटर में 1/10 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे यहाँ भी 1/4πε0, उसी डायरेक्शन में ये भी लगा हुआ है। आवेश माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस को डायरेक्शन या उसका स्वभाव बताता है, और ये दूरी कितनी 1/10 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ लेंगे आंसर दे देंगे। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि सर यहाँ बल कितना होगा, तो आप ये हटाकर यहाँ F कर दीजिएगा, और F करने के बाद आपको मालूम है फॉर्मूले में आ जाएगा Q1 गुणे Q2, यानी कि यहाँ पर भी एक आवेश रखा हुआ है। अगले सवाल में लिखा है उस आवेश का मान 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस, यहाँ पर लिखा है 1.5 इंटू 10 के पावर -9 कूलाम का एक आवेश रख दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1.5 इंटू 10 के पावर -9, यहाँ भी 1.5 इंटू 10 के पावर -9 का गुणा करके रिजल्ट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बी वाला हो जाएगा आपका इस तरीके से। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे में वहीं पर बल पूछा गया है। तो उम्मीद कर रहे हैं आसान लगा होगा, कोई खास बात नहीं है सवाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 1.9। सवाल है एक आवेश आपके पास 2.5 गुणे 2.5 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम, इसकी लोकेशन जो है वो है 0 0 -15। और एक और आवेश है QB जिसका मान है -2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। फिर बाकी कहता है कि इसकी स्थिति जो है वो B है 0, 0, 15। तो ये बताइए क्वेश्चन में ये पूछा है कि निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। अब आवेश मुझबानी है, ये प्लस से माइनस से कुल नेट आवेश जोड़ देने पर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0। तो नेट आवेश 0 है। पर यहाँ पर जो अगला पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण, जरा ध्यान से समझिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड होगा। अगर पीछे की तरफ चले जेड के, तो ये क्या लिखा जाएगा -z। अब पहला लोकेशन 0 0 -15, यहीं पर हैं आप, 0 0 -15 मतलब इधर कहीं आप जाएंगे, इसे लिख देंगे 0 0 -15, और यहाँ पर ये आवेश QA रख देंगे उठाकर, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। दूसरी तरफ B उठा कर लेंगे 0 0 15 पर,
तो 0 0 और इधर आ जाइए, आगे की तरफ आ जाइए, 15 0 0 15, यहाँ हम एक आवेश रख देंगे -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का। अब इनके बीच की कोई दूरी पूछे तो कहेंगे सर ये 15 था, ये भी कितना दिया 15, ठीक है। यहाँ पर ध्यान ये दे दिया जाए, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये मान, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहेंगे सर ये L है, ये L है, अगर आपको दिखा हो तो दिख जाए, दोनों आवेश समान लेकिन स्वभाव में विपरीत, इसीलिए यहाँ पर हम जुगाड़ लगा लेंगे, कहेंगे सर जी इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा L L मिलकर क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो अब हमें आंसर देना आसान है, कहेंगे इम्प्लाइज लगाइए सर। अब हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है 2QL, यही ना। तो 2 कोई भी एक Q ले लीजिए, 2.5 गुणे 10⁻⁷, L का मतलब 15 सेंटीमीटर से, जो मीटर में बदलने के लिए ऐसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, तो Q किस में नापते हैं कूलाम में, लंबाई किस में नापते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक है कूलाम मीटर, ठीक है, आसान है। इस हेडिंग पर अंतिम सवाल की तरफ 1.11 नहीं 1.10, 4 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम मीटर, ये देखकर कुछ याद आया क्या दिया हुआ है, ये पी दिया है, अभी हमने बताया भी। कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स, अब ये किसका मात्रक होगा, देखिए लिखा है द्विध्रुव 4 इंटू 10⁻⁻ कूलाम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा यानी कि 30 डिग्री बनाते हुए रखा हुआ है, उस पर कार्यरत टाउ यानी कि बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा। तो इसे बताने में कौन सा तकलीफ है मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं हम, कहेंगे सर टाउ बराबर होता है P साइन थीटा, P सीधे आपने दे रखा है, E आपने सराफत से बिल्कुल दे रखा है, साइन 30 यहाँ लगा देंगे, 5 चौक का 20 होगा, 10⁻⁻19 में से 4 गया 10⁻⁻15, साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्योंकि 10 आ गया, बेस सेम पावर जुड़ जाएगा 10⁻⁻14। और बोलिए जरा ये टाउ का एक मान और भी मैंने बताया था F इंटू आर, तो F किस में होता है न्यूटन, R किस में होता है मीटर, तो आंसर हुआ न्यूटन मीटर, 10⁻⁻14 न्यूटन मीटर। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं, अगला हेडिंग है हमारा सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। तो जवाब है सर छोटी छोटी कणियां भी जोड़ेंगे और इसी से हम लोग गॉस नियम तक पहुंचेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, यानी कि 20 मिनट का और छोटा सा वीडियो बस रह गया इस वीडियो में शेष, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। क्षेत्रफल सामान्यतः हम समझते हैं सर ये है, मान लीजिए ऐसे दे दिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर लिए सर, इसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम एक और वेक्टर इमेजिन करें जिसका परिमाण a के बराबर हो, ठीक है, जिसका परिमाण a के बराबर हो लेकिन दिशा इसके लंबवत हो यानी कि इसके अविलंब की दिशा में, जिसे हम जनरली n से दर्शाते हैं, नॉर्मल अंग्रेजी में होने के नाते उस पर कैप लगा दे, अविलंब की दिशा में हो तो उसे हम a वेक्टर के नाम से जानेंगे। जैसे किसी ने हमसे कहा कि सर हमने ऐसे एक ले लिया, एक मिनट ऐसे समझाते हैं आपको अच्छे से, ये हमारा x है, ये y है और ये z है। किसी ने कहा सर यहाँ पर मैंने एक आयत ले लिया जिसका लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सर इसकी एरिया कितनी होगी, तो कहेंगे सर जी 10 गुणे 5 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल ये कि वाकई में रियल पिक्चर कैसा है, तो जवाब है सर रियल पिक्चर इसका ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसे आपका आयत, ये ऐसे रखा हुआ है, ये है x, ये है y, ये है z, तो ये आयत हो गया। अब इस पर अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है तो कैसा होगा, ऐसे होगा, जो कि किसकी दिशा में y की दिशा को i के x की दिशा को i, y को j और z को k से दर्शाते हैं आप। तो अगर कोई यहाँ पर एरिया वेक्टर पूछ बैठे तो जवाब है सर एरिया वेक्टर बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाण और i j, यहाँ पर क्या लग जाएगा j कैप यानी कि y की दिशा में। तो ऐसे हम आराम से सदिश क्षेत्रफल बता सकते हैं। दूसरा, किसी गोले के द्वारा, कोई गोला अगर दे दे आपको और पूछे सर इसके द्वारा आंतरित, गोला मैंने बोला है ना कि वृत्त बोला है, उसके द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण कितना होगा, तो इसका कुल घन कोण कितना आता है बाबू 4 पाई के बराबर आता है, 4 पाई के बराबर आता है, ठीक। एक बात और, घन कोण का फॉर्मूला कितना होता है, कोई हमसे पूछे कि सर घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा हिस्सा यहाँ ले लेते हैं और इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कुल कोण ही हमारा घन कोण कहलाता है।
तो इसे हम डी ओमेगा से अगर दर्शा रहे हो और इसकी एरिया डी ए हो तो जवाब होता है सर डी ए, और ये त्रिज्या आर हो तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं ताकि आपको गॉस नियम बड़े ही आराम से समझ में आ जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास एक पतला लंबा डंडा है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा बहुत 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 लंबी है, और इस पर अगर मैं आवेश Q दे दूं तो ये आवेश Q पूरा इसके ऊपर क्या करेगा, फैल जाएगा। आवेश का यह वितरण रेखीय वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखीय वितरण कहलाएगा। और अब डंडे पर ये पूरा चार्ज फैल चुका है, तो आप 1 मीटर लेंगे तो कुछ चार्ज मिलेगा, 2 मान ले तो 2 मीटर पर 4, मान ले 3 मीटर पर तो 6। यानी कि बातें अब यहाँ पर चार्ज की प्रति एकांक लंबाई पर होंगी। तो इसी को हम लोग Q/L लिखते हैं और अपने यहाँ लैम्डा से दर्शाते हैं। अब अगर इसी डंडे में या डंडे के बजाय हम एक शीट ले लिए जिसमें लंबाई भी आ गई है, चौड़ाई भी अच्छी खासी दिख रही है, अब इसको अगर हमने आवेशित कर दिया, Q दे दिया, इसको Q आवेश दे दिया, तो अब ये Q पूरे एरिया पर इसके फैला हुआ है। इसको हम लोग अब बोलेंगे क्षेत्रीय वितरण, ठीक है। और ये क्षेत्रीय वितरण कितना होगा, कहेंगे इसको सिग्मा से दर्शाएंगे। ये Q/A यानी कि आवेश एकांक क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल पर फैला भैया तो एकांक क्षेत्रफल पर, लंबाई पर फैला है एकांक लंबाई पर। अगर हमने कोई गोला ले लिया, हमने कोई बेलन ले लिया और उस पर हमने कहा कि भैया अब हमने Q फैला दिया, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये आयतनिक वितरण हो जाएगा, क्योंकि हम अब पूरा आयतन पर अपने चार्ज को फैला रहे हैं। तो ये रो से दर्शाया जाएगा और इसे Q/V लिख दिया जाता है। तो कुछ ये छोटी छोटी चीजें, सदिश क्षेत्रफल, घन कोण और आपका चार्जों का वितरण, ठीक है। अब चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ, फ्लक्स को पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है फ्लक्स? फ्लक्स, ठीक है, किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की संख्या को, उनकी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब अगर कोई हमारे पास क्षेत्र है, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। और इस फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं मित्रों। और इस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है सर EA cos थीटा। और अगर आपका मन कर दे वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो आप जानते हैं इसको डॉट में भी लिखा जा सकता, वो हो जाएगा E.A, यानी कि E भी एक वेक्टर और A भी वेक्टर। लेकिन यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, A सदिश क्षेत्रफल है जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मान लें यही वाला मैंने लिया और पूछा कि सर इसमें वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर जी मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। तो अब ये बताइए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर किधर होगा, तो कहेंगे सर जी इसी पर लंब, यानी कि ये होगा आपका एरिया वेक्टर। तो इस बार दोनों के बीच का कोण कितना होगा, तो जवाब होगा सर थीटा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर फ्लक्स का मान हो जाएगा EA cos 0, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका EA1। और अगर ऐसे मैंने कर दिया होता इसी को, और अभी भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही भेज रहा होता, अब पूछता, कहेंगे सर जी इस तल पर लंब चाहिए, तो लंब का मतलब ऐसा हो जाएगा, ऊपर E है, इधर A है, अब इनके बीच का एंगल 90 बन रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो हम कहेंगे सर जी फाई बराबर EA cos 90, और रिजल्ट आ जाएगा 90 का 0 होने के नाते पूरा आंसर 0, ठीक है। अब ये फ्लक्स निकालने का एक फॉर्मूला हमारा हुआ है EA cos थीटा, जो थोड़ा लंबा होता है, कभी कभी टाइम टेकन भी होता है। अब अगर हमसे कोई पूछे क्या सर इसका कोई आसान भी तरीका है, तो जवाब है हाँ। इसके लिए एक थ्योरम मिला हमें जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो थ्योरम है हमारा गॉस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है हमारा, गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस का प्रमेय। उन्होंने क्या कहा कि किसी बंद या परिबद्ध क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान उसके अंदर स्थित आवेशों का 1/sin0 गुना होती है। फिर से समझिएगा, अगर आपका कोई आवेश Q ऐसे बंद कर दिया गया किसी क्षेत्र में, तो अब कोई पूछे कि सर यहाँ फाई का मान क्या होगा, तो उन्होंने कहा Q इंटू 1/sin0। ये है गॉस का प्रमेय। कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है फाई की वैल्यू परिबद्ध आवेश का 1/sin0 गुना होती है। जितना भी आवेश होगा उसी का 1/sin0 गुना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इस गॉस प्रमेय का सत्यापन करने, जिसके लिए हम बड़ा ही आसान सा काम करने वाले हैं। सत्यापन के लिए आइए ध्यान दें जरा।
हमने क्या किया, एक आवेश लिया और उसे एक गोले में बंद कर दिया। ये गोला, ये आवेश जो है वो Q केंद्र पर, इसको पैक कर दिया। कहा सर चलिए अब इसके लिए गाउस प्रमेय Q फाई बराबर Q बाई साइलन जीरो का सत्यापन कर कर दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया, क्योंकि एक छोटा सा क्षेत्र dA ले लेंगे तो बाद में समाकलन कर कर हम पूरे का एरिया के लिए भी निकाल लेंगे कि पूरे गोले के कारण हमें कितना ये गॉस प्रमेय का मान मिलेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये यहाँ से r दूरी पर है। ठीक है, अब इसको जब हम मिलाएंगे ऐसे तो एक घन कोण बनेगा जिसे हम डी ओमेगा कह सकते हैं। फिलहाल ये दूरी कितनी है, r है। अब अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर पूछूंगा तो ये तो dA हुआ, अब एरिया वेक्टर ऐसे कुछ होगा, dA वेक्टर जो होगा इसी पर लंब होगा ऐसे। अब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से भी निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा यहाँ से कैसा होगा, अवे होगा। अब अगर मैं पूछूं कि E का डायरेक्शन यहाँ पर कैसा होगा तो जवाब होगा सर उसी dA के डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि यहाँ पर E और dA के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो सामान्य तरीके से अगर मैं फाई पूछूं तो आप कहेंगे सर जी d फाई लिखिए, E dA cos 0, यही तो लिखेंगे आप। ठीक है, हम कहेंगे बिल्कुल सर यही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा E dA cos 0 की वैल्यू 1। अब सवाल उठता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना होगा, कहेंगे सर जी Q से R दूरी पर स्थित है इसलिए Q का फॉर्मूला 1/4 साइलन 0 Q बाई R स्क्वायर। अब आगे dA है, ये इस छोटी सी एरिया के लिए हो गया। हम चाह रहे हैं सर कि आप इस पूरे गोले के लिए बता दें, तो इस पूरे का हम क्या कर देंगे, समाकलन। हमें रिजल्ट मिलेगा फाई बराबर 1/4 पाई साइलन 0 Q बाई R स्क्वायर। dA का समाकलन A होता है और A यहाँ क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आप कह सकते हैं। कितना होता है गोले का वक्र पृष्ठ, तो जवाब होगा सर 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, पाई बराबर क्यूब मिल जाएगा आपको Q बाई साइलन 0। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने गॉस प्रमेय का डेरिवेशन कर दिया। अब एक सवाल मन में उठता है कि सर अगर ऐसे मान लें कई चार्ज हमारे अंदर पैक हों, ठीक है, इसी बंद परिबद्ध क्षेत्र के अंदर Q1 भी पड़ा है, Q2 भी और Q3 भी, तो बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा। आपका अंदर अगर ये बंद है तो पहले वाले के नाते उसी का 1/साइलन 0 गुना, दूसरे का Q2/साइलन 0 गुना, तीसरे का -Q3 बाई साइलन 0 गुना। अब नेट अगर कोई फ्लक्स पूछ रहा है तो तीनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन एक बात, अगर यहीं पर बाहर कोई है इसके नाते कोई फ्लक्स पूछे तो आंसर होगा सर इसके नाते जो फ्लक्स आएगा वो 0 होगा, क्योंकि हमारा गॉस प्रमेय केवल अंदर यानी कि परिबद्ध आवेश की गारंटी लेता है, ना कि बाहर की। बाहर के किसी भी आवेश के लिए अगर कोई पूछेगा कि फ्लक्स का मान क्या है तो 0 आप आराम से बता देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अपने इस गॉस प्रमेय को लगाने के लिए हम किसी न किसी बंद क्षेत्र का हेल्प लेते हैं। इस बंद क्षेत्र को हम लोग गॉसियन सरफेस यानी कि गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। तो अब इसका हम अनुप्रयोग करेंगे गॉस प्रमेय का और देखेंगे कैसे हम बड़े आराम से गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों को देख लेंगे। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग में हम एक सीधा तार लेंगे या सीधा चालक लेंगे जिस पर आवेश हम रख देंगे। कहेंगे सर जी इस पर हमने आवेश फैला दिया, क्यों आवेश को ऐसे फैला दिया है। अब इसके कारण सर मुझे फ्लक्स आप इस पॉइंट P पर बता दीजिए कितना होगा। कोई भी बात करने से पहले हम कहेंगे कि ठीक है सर अगर यहां पर निकालना है तो पहले इसे मुझे परिबद्ध करना होगा यानी कि बांधना होगा। तो हम क्या सा ऐसा सरफेस ले ले जिसमें ये आराम से पॉइंट पूरा इसको भी बांध ले, जैसे जहां पर चार्ज है उसको पूरा घेर ले और वो पॉइंट भी आ जाए जहां हमें निकालना है। तो जवाब होगा सर इस केस के लिए आप सीधे सीधे देखिएगा ये अनंत लंबाई के एक सीधे चालक के लिए हम यहाँ निकालने जाने वाले हैं फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक डॉटेड लाइन से ऐसे बना लिया, क्या बना लिया, एक बेलन बना लिया जिसके अंदर इस डंडे को क्या किया, संलिप्त कर लिया, अंदर कर लिया। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सर ये घेर लिया गया है और यहाँ से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से दूरी कितनी इसकी r। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी वो हमेशा इस सरफेस से क्या होंगी, बाहर की तरफ ऐसे निकलेंगी। पक्की है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा एक बात और, यहाँ पर ये चार्ज पूरा कैसे फैला है तो अनंत लंबाई का है तो बहुत दूर तक फैला होगा। मैं इसको L लंबाई का मान लूं, केवल इतने का निकाल लूं। अनंत के लिए क्या, अनंत के लिए तो भाई आप आसानी से नहीं निकाल सकते। लंबाई L पता रहेगा तो L का पता रहेगा तो 2L 3L 4L या L/2 इन भाग में इन डंडों पर कितना इसके कारण यहाँ पर होगा फ्लक्स,
ये आराम से निकाला जा सकेगा। पर चूंकि हमने ये एल ले लिया तो पूछे इतने दूर में क्या आवेश का हिसाब किताब है, कहेंगे आवेश वितरण फार्मूले से लैम्डा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, क्यू बाई एल। अब चलते हैं आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कहा, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। अब यहाँ पर हमें 3 कारणों से फ्लक्स मिल रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये चार्ज है, इस पर अगर हमने एक बेलन लपेट दिया ऐसे, तो बेलन के 3 पृष्ठ हैं। ये वाला पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ, इधर का ढक्कन और इधर का मुंह। ठीक है, इधर का ढक्कन डब्बे का, इधर ढक्कन का मुंह, यानी कि 3 पृष्ठ। ऊपरी ये पूरा मुड़ा हुआ, और इधर क्या, ऊपर वाला ढक्कन, इधर नीचे वाला ढक्कन। तो 3 जगह मुझे निकालना है, और मैं इकट्ठे तो निकाल नहीं पाऊंगा, तो हम एरिया छोटा छोटा लेंगे। एक डीए यहाँ पर, एक इस ढक्कन पर डीए, और एक इस ढक्कन पर डीए। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब इनके नाते हम पूछेंगे सर क्या हिसाब किताब बैठेगा, टोटल नेट फ्लक्स निकालना होगा, तो क्या करेंगे सर, डी फाई तो पहले लिख ही लें। ठीक है, अब बताइए जरा कितना होगा हमारा टोटल फ्लक्स, अगर कोई पूछेगा तो जवाब होगा सर टोटल फ्लक्स के लिए, आइए देखें। अगर आपने यहाँ एरिया का चुनाव किया है तो डीए वेक्टर परपेंडिकुलर इसके, यहाँ पर अगर आपने एरिया चुना है तो डीए पर इसके परपेंडिकुलर, यहाँ लिया तो यहाँ भी डीए इसके परपेंडिकुलर। अब जरा आप बताइए टोटल फ्लक्स किसके नाते, किसके किसके नाते होगा, फर्स्ट के नाते, सेकंड के नाते और थर्ड के नाते। तो हमने पहले के लिए लिया, अपना सामान्य नियम लगाएंगे जो कहता है ई ए कॉस थीटा। तो बोलिएगा जरा, ई ए, ई तो वही है आपका सबके लिए, और फर्स्ट सरफेस के लिए डीए उसी डायरेक्शन में, तो हमने लिखा सर डीए और आगे cos 0, ये हमने फर्स्ट लगा दिया समझने के लिए। फिर अगला हमने सेकंड की तरफ गए, क्या सर यहाँ डीए देखिए उधर है और ई ऐसे उधर जा रहा है, तो ई और डीए के बीच का एंगल 90 डिग्री है सर, तो कहेंगे ई डीए cos 90 डिग्री। फिर हम यहाँ पर आए नीचे, देखिए उधर ई है, इधर क्या है, डीए है आपका। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है, 90। तो फिर हम कह सकते हैं सर ये थर्ड हुआ आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं ई डीए cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इस नाते पूरा गायब। तो अब यहाँ पर भी समाकलन लगा दिया जाए तो कहेंगे सर जी फाई बराबर ई cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो भी खत्म, डीए का समाकलन क्या आ जाएगा, ए। और गॉसियन नियम से चूंकि मैंने यहाँ पर बोला कि यही क्यू आवेश पूरे पर फैला है, उसमें अंदर परिबद्ध जो आवेश है वो क्यू है। ठीक है, इसलिए गॉसियन नियम कहेगा फ्लक्स बराबर क्यू बाई साइलन 0 होगा सर। कहेंगे अच्छी बात है सर, लिख लिया हमने। लेकिन एक बात और भी कर लें सर, हम क्या सर इस क्यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर जी क्यू के जगह लैम्डा एल का प्रयोग भी हो सकता है, तो लैम्डा एल साइलन 0। अब आप बताइए 1 तथा 2 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, कहेंगे सर ई ए बराबर लैम्डा एल साइलन 0, यानी कि ई बराबर ये नीचे आएगा, और अभी अभी आपने निकाला था, याद करिएगा एरिया किसका है, ये एक बेलन का, ये बेलन का वक्र पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा मुड़ा हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ। बताइए जरा वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका, तो जवाब होगा सर 2 पाई आर, एच बोलते हैं, एच के जगह क्या काम कर रहा है एल, तो ये नीचे आएगा 1/2 पाई साइलन 0, आर एल उधर घसका दीजिए, यहाँ पर लैम्डा एल है, एक एल से एल कट गया, आंसर आया 1/2 पाई साइलन 0 लैम्डा बाई आर। किसके लिए, एक सीधे लंबे अनंत लंबाई के तार के लिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक थिन शीट के लिए भी निकालेंगे, जो हमारा अंतिम प्रयोग होगा, और इस चैप्टर की थ्योरी की अंतिम हेडिंग भी होगी, जिसके साथ हमारा पहला चैप्टर जो कि महीने भर पढ़ाया जाता है वो समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे 5-10 मिनट में लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक थिन शीट है हमारे पास, इस तरीके से उस पर चार्ज का वितरण कर दिया गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए भी मैंने पूछा कि सर इसके कारण मुझे निकालना हो कि चुंबकीय क्षेत्र कुछ दूरी पर कितना होगा, तो किस तरीके से हम निकाल पाएंगे सर, ये बात थोड़ा सा क्लियर करिए। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट इधर कहीं होगा, कहीं भी होगा, ठीक है, इधर या इधर कहीं भी। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेलन से अच्छा गॉसियन सरफेस इन केस के लिए भी नहीं होगा। हमने यहाँ भी एक बेलन ही इमेजिन किया है। ठीक है, जिसकी लंबाई आप लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि सर ये एल है। ठीक है, इसकी त्रिज्या लेना चाहें तो कह सकते हैं आर है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इससे हवे की तरफ ऐसे ही निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है,
यहाँ भी ऐसे अवे। अब आप पिछला समझे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका ई निकला हुआ। अब हमें 3 जगह चुनाव करना है एरिया का, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक वक्र पृष्ठ पर, एक उस मुंह पर और एक इस मुंह पर। इसका भी इधर डीए आएगा, वेक्टर जो आएगा, ठीक है। वहां जो डीए लिया है उसका डीए वेक्टर इधर आएगा, इसका डीए वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये हमारा थर्ड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग है हमारा, इस भाग में हमने चार्ज को फैला दिया, क्यू को फैला दिया। मान लिया इसमें क्या है, चार्ज क्यू है। तो अब ये पूरा लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है, इसीलिए इस बार हमारा जो चार्ज का वितरण हुआ वो क्षेत्रफल पर हुआ, इसलिए हम कहेंगे सिग्मा बराबर क्यू बाई सर, ये लिखा जा सकता है। कहेंगे अच्छी बात है। आइए अब सवाल पर चलते हैं, रुक करते हैं। तो सवाल के लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे सर जी डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर इस पहले पृष्ठ के लिए, फर्स्ट वाले के लिए निकाल लीजिए। कहेंगे सर ई डी ए, जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में डी ए है, तो इसलिए cos 0 हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड वाला भी ले लेंगे तो कहेंगे सर जी ई डी ए cos 0, क्योंकि देखिए डी ए उसी दिशा में इधर ई है, ठीक है। और थर्ड सरफेस के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एंगल कितना बन रहा है हमारा, ई के साथ कितना बना रहा है, 90। तो ई डी ए cos 90, cos 90 के नाते इसकी वैल्यू पूरी क्या हो गई, 0। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1। डी फाई का क्या आ जाएगा, फाई। ई डी ए का क्या आ जाएगा, ए। आगे भी देखिए डी ए का क्या आ जाएगा, ए। फाई बराबर 2 टाइम्स ई ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब मुद्दा ये है कि सर अब ये बताइए गॉसियन नियम क्या कहेगा। कहेंगे गॉसियन नियम सिर्फ इतना ही कहेगा कि फाई बराबर परिबद्ध क्षेत्र का 1 बाई साइलेंस, परिबद्ध क्षेत्र के अंदर चार्ज का 1 बाई साइलेंस 0 गुना, तो क्यू ही तो है उसमें, तो 1 बाई इसका साइलेंस 0 गुना कर दीजिए, संख्या 2 हो गया, समीकरण 2। अब कहेंगे 1 तथा 2 से क्या आउटपुट आपको मिल रहा है, तो कहेंगे सर 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर हैं, 2EA बराबर हो गया Q बाई क्या, साइलेंस 0, ठीक है। पर इस Q के जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उधर देखिए जरा, हम Q के जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिग्मा ए। यहाँ सिग्मा ए बाई साइलेंस 0, ए से ए कट गया, ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये किसी एक प्लेट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0। इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखे रहेगा मित्रों, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में जब संधारित्र पर आएंगे तो वहां क्या डेरिवेशन भी पहला इसी की मदद से होगा, सिग्मा बाई 2 साइलेंस 0 से। जहां सिग्मा क्या है हमारा, तो जवाब है सर पृष्ठीय वितरण, अगर हमने किया है आवेश का तो वो वही है, यानी कि क्षेत्रीय वितरण, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल जो बचे हमारे उनको इन गॉसियन सरफेस से जो रिलेटेड हैं उनको सॉल्व कर दिया जाए। ज्यादा कुछ अब नहीं बची कहानी हमारे पास, आइए जरा देख लेते हैं। पहला सवाल हमारा 1.15 से रिलेटेड है। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, तो आई का मतलब एक्स की दिशा में ऐसे लगा हुआ 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है, ठीक है। और कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व चित्र से जिसका तल YZ तल पर है, ये x हुआ, y और z है, ठीक है, इस तल पर है। इस वर्ग की खासियत 10 सेंटीमीटर लंबा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस फ्लक्स, इससे होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, सच्चाई सही बात जो ये है, ये जो आपका 10 गुणे 10 का टुकड़ा है वो वाकई में ऐसा है, ठीक है। ये एक मिनट, ये हमारे पास पतला आयत है, ठीक है, इसको लाकर हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे हम पुटअप कर देते हैं। अब जरा बताइएगा क्या हो जाएगा, एक मिनट मित्रों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जी ये आपका ऐसा था, ऐसे रख दिया, ऐसे होगा ये राइटली y और ये z। अब इसी के लंबवत होगा क्षेत्रफल, तो हमने क्या किया, इसी के लंबवत देखिएगा, इसी के लंबवत ऐसे ए खींच लिया। ए कितना होता है, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो एरिया कितनी हो जाएगी 10 गुणे 10, यानी कि 10 बटा 100, 10 बटा 100, क्यों 100 नीचे लगाया, मीटर में बदलने के लिए, तो 1 बटा 100 हुआ, ऊपर 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ 10 के पावर -2, लेकिन उसी के अलांग आ रहा है, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, आई। अब जरा बताइए, आप फ्लक्स की वैल्यू जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है आपका, ई डॉट ए, तो यहाँ पर हो गया 3 गुणे 10 के पावर 3 आई, इंटू लगाया, सॉरी डॉट लगाया, 10 के पावर -2 आई, आई से आई का गुणा 1 हो जाता है,
और ये दोनों आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, 10 के पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा सीधे सीधे हमारा। अब जरा बताइए इसका यूनिट क्या होगा, तो ई की यूनिट याद है ना, एफ बाई क्या लिखते हैं, क्यू, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। एरिया किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। काम खत्म। आसान है मित्रों, कुछ उसमें समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर सवालों को लगा सकते हैं। क्वेश्चन बी, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना ही है यदि इसके तल का विलंब एक्स अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बनाए। यानी कि यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर दूं, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको तिरछा कर दें, तो इस पर जब हम ए खींचेंगे तो ये ए कह रहा है कि कितना डिग्री बना रहा है। अब यह ए जो हमारा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिएगा इस पर जो ए खींचा गया वो अगर 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा तो बी में हम कहेंगे सर जी फाई बराबर ई ए और क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। ई की वैल्यू तो जवाब है 3 गुणे 10 के पावर 3, ए की वैल्यू 10 के पावर -2, cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। आसान सी चीजें हैं, कोई लफड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1.17 हमसे कहता है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप बताती है उससे फ्लक्स जो गुजर रहा है वो 8 × 10⁻³ है, काले बॉक्स से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बॉक्स का मतलब ऐसे कुछ रहा होगा, ठीक है। इस बॉक्स से होकर जो निकलने वाला फ्लक्स है उसका मान हमको दे रखा है, ठीक है। इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है उसका मान दे रखा है 8 × 10⁻³ पूछ रहा बॉक्स के भीतर नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर क्यू कितना है। तो कहेंगे सर जी फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई साइलेंस 0। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई साइलेंस 0। तो 8 × 10⁻³ इंटू साइलेंस 0 का मतलब 8.85 × 10⁻12 और यहाँ कूलम आप लगा दीजिए। अगला सवाल, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, कह रहा अगर फाई का मान लेते हैं 0 बहिर्मुखी जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, कह रहा है वह 0 है, तो इस स्थिति में ये बताइए कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो कहेंगे सर फाई का मान होता है क्यू बाई साइलेंस 0, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 आ गया, यानी कि क्यू बराबर 0। अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब कंफर्म बात है कि इस डब्बे के अंदर नेट जो आवेश है वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में अगले डायग्राम दिया है 1.18, इसने क्या दे रखा है, एक हमारे पास ऐसे शीट है 10 लंबी और 10 चौड़ी है, इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक हमने यहाँ पर आवेश रखा है जिसका मान 10 माइक्रो कूलम है। ये क्यू है हमारा, जिसे 10 × 10⁻⁻6 कूलम भी कह सकते हैं, रखा हुआ है। अब पूछा इस पृष्ठ से इसके कारण फ्लक्स कितना गुजरेगा। अब कोई एरिया लेकर निकालने वाला तो बड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। आप एक काम करिए कि इसको ऐसे घेर दीजिए, ऐसे इस नियम के लिए ऐसे इसको घेर दीजिए और यहाँ पर ऐसे अपना डब्बा एक बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अब बताइए जरा क्या हो गया, अब तो ये परिबद्ध हो गया ना, बंद हो गया। मैंने इमेजिन कर लिया कि ऊपर से एक डब्बा बना लिया। अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ये इसके इधर भी निकलेगा, पॉजिटिव है, ऊपर वाले पृष्ठ से भी निकलेगा, नीचे वाले भी पृष्ठ से निकलेगा, ठीक है। हमें केवल इतने ही पृष्ठ से मतलब है, इसी का केवल हमें बताना है। और यहां से भी फ्लक्स निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, आगे की तरफ भी निकलेगा और पीछे की तरफ भी निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो चारों तरफ अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जवाब हुआ सर हमारे हिसाब से फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई साइलेंस 0, ठीक। लेकिन ये कै पृष्ठों से गुजर रहा है, 1 2 3 4 5 6, किसी भी घन पर या घना पर कितने पृष्ठ होते हैं, 6। तो ये 6 पृष्ठों से गुजरने वाला है, 6 पृष्ठों का फ्लक्स है, ठीक है। और आपसे केवल यही नीचे वाले के लिए पूछा गया, मतलब केवल एक पृष्ठ के लिए। तो बोलिए एक पृष्ठ का फ्लक्स कोई पूछेगा कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसी 6 से भाग दे दीजिए, 1/6 क्यू बाई साइलेंस 0। 1/6 क्यू की वैल्यू आपके पास है 10 × 10⁻⁻6, साइलेंस 0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। आराम से आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया हो। ऐसा ही ओरल सवाल है कि 2
माइक्रो कूलाम का मुजबानी सवाल है। 2 माइक्रो कूलाम का Q बराबर 2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम का कोई आवेश है, किसी घन के किनारे पर रखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, घन के किनारे पर रख दे चाहे बीच में रख दे, कौन फर्क पड़ जाएगा, रहेगा तो नेट आवेश अंदर ही ना। तो वहीं पूछ रहा आपसे फ्लक्स कितना होगा, कह देंगे सर जी Q बाई साइलन 0, 2 इंटू 10⁻⁶ बाई 8.85 इंटू 10⁻12 लगा दीजिए, खत्म बस। अब अंतिम सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.23 पर। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो लगा पाएंगे। किसी पतले और लंबे तार के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएगा 1/2 पाई साइलन 0 लैम्डा बाई आर, यही बताया गया था अभी अभी निकलवाया गया ये डेरिवेशन। क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, अपने से कितने दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर, पर मीटर में करेंगे तो 2/100 मीटर हो जाएगा। फिर कहता है इसके भीतरी फलकों पर प्लेटो के दूरी पर 9 गुणे 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ई की वैल्यू भी दे रखा है 9 इंटू 10⁴, ठीक है। लैम्डा के बारे में मालूम नहीं, आर है 2/100। अब सवाल पूछ रहा है कि सर जी ये बताइए वही लैम्डा कितना है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा कितना है। कहेंगे सर जी यहाँ पर 2 है तो 2 का शायद वैल्यू में हम कंफ्यूज हों, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दे और यहाँ 2 का भाग, तो आप समझ गए होंगे कि हो जाएगा 2 दूना 4, 4 होते ही 1/4 साइलन 0 होने के नाते 9 इंटू 10⁹ बन जाएगा। अब आराम से आप 9 से 9 को काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए इधर, ठीक है। इधर बचा 10⁴, ये 100 है, 10⁴ ऊपर जाएगा 10⁻11 लैम्डा हो जाएगा। तो 10⁻4 के नीचे 10⁻11, ये ऊपर जाएगा 10⁻11 में से 4 गया तो 10⁻7। अब ध्यान दीजिए लैम्डा बराबर क्या होता है, Q बाई एल, Q होता है कूलाम में, L होता है मीटर में, तो कूलाम पर मीटर लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये सार्थक पहल, क्विक रिवीजन और विथ डेप्थ यानी कि 100% पूरे हिसाब किताब के साथ कि कोई भी टॉपिक ना छूटी हो, आपको बहुत पसंद आए और आपकी प्यारी कमेंट्स, प्यारे व्यूज और प्यारी शेयरिंग हम तक पहुंचे, ताकि अगली वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर अगले चैप्टर का लेकर आए। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।